मेरे पास एक मशीन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की, मैंने आपको दिखाया नहीं था, बता दिया था लेकिन दिखाया नहीं था। तो मेरे पास एक मशीन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है। और माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो आमतौर पे इन्वायरमेंट्स के अंदर चल रही होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। हमारा जो गोल है इस वक्त वो ये है कि हम आपको ये बताएं कि लिनक्स की एक मशीन को, लिनक्स के एक सर्वर को अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन का मेंबर बनाना हो तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी वो 2-3 कमांड्स हैं जो आपको चलानी है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो मेरे पास बनी हुई है। इसमें जो है वो मुझे कुछ नहीं करना। ये एक मशीन है, कंट्रोल ऑल्टर इंसर्ट मैंने किया है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, किसी को पता है एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में? कैसे वेरीफाई करूंगा कि इस पे एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है नहीं चल रही? हाँ, इस विंडोज़ की मशीन पे रोल्स कहाँ से देखूं? यहाँ पे चला जाऊं? पता है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? हाँ, सही है। मैंने इस पर क्लिक किया है, सर्वर मैनेजर आ रहा है यहाँ पे। या तो सर्वर मैनेजर पे चला जाऊं, लोकल सर्वर का ऑप्शन है, इस पे चला जाऊं और जाके देखूं कि क्या इसके ऊपर कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बना हुआ है। तो यस, इस पे बना हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर और डीएनएस बना हुआ है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस, किसी भी विंडोज़ की मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस बनाने का मतलब ये है कि हम इसको ऑथेंटिकेशन सर्वर बनाना चाहते हैं, जो कि हमने बना लिया। अब मैं चला गया लिनक्स की मशीन पे। यहाँ पे मुझे जो जो काम करने हैं वो मुझे आपको बताने हैं। वो काम क्या करने हैं? रूट से इसको, अगर मैं रूट से लॉगिन नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो मैंने स्टूडेंट से इसको लॉगिन किया। स्टूडेंट से लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट इसका पासवर्ड है, मैंने इस मशीन को लॉगिन कर लिया। अच्छा, स्टूडेंट का यूज़र नेम का पासवर्ड स्टूडेंट जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रहा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में रूट होता है। तो मैं यूज़र नेम रूट और पासवर्ड मैंने रेड हैट इसका आई थिंक रखा हुआ है, तो मैंने रेड हैट को रूट से लॉगिन कर लिया। लिनक्स की मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? वो है लिनक्स की मशीन पे जनरल टास्क परफॉर्म करना। जनरल टास्क, वो जनरल टास्क कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, ठीक है। जनरल टास्क, अगर मैं ये चाहता हूँ कि लिनक्स की मशीन विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करे ये लिनक्स का सर्वर, तो मैं इसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है ना वो स्टैटिक आईपी लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर स्टैटिक आईपी लगाएं, ठीक है। स्टैटिक आईपी लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है। तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहा हूँ और किस तरह कर रहा हूँ ये देख लें। मैं ओपन टर्मिनल में गया। अच्छा, अभी जो इस पे आईपी है उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने कमांड लिखी है आईपी एड्रेस शो, IPAS। उससे पहले मैंने कमांड लिखी है NMCLI डिवाइस स्टेटस। जब डिवाइस का स्टेटस लिखा तो इसने मुझे बताया कि आपके सिस्टम में एक ईथरनेट डिवाइस लगी हुई है। ईथरनेट डिवाइस यानी कि नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है एक, जिसका नाम है ENS33। तो अब अगर मैं ये देखना चाहूँ आईपी एड्रेस शो करो ENS33 का, तो इसके ऊपर आईपी एड्रेस क्या सेट हुआ हुआ है? ये इसने मुझे बताया कि इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस सेट हुआ है वो हुआ है 192.168.40.182। 40.182 इसके ऊपर आईपी एड्रेस है। और एक चीज़ जो आपको आगे नज़र आ रही होगी वो लिखा हुआ है डायनामिक। इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है, किसी वक्त भी चेंज हो सकता है।
अच्छा देखो, मुझे इसमें जो चीज करनी है वो क्या करनी है भाई, डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूं कि मुझे जो काम करना है वो क्या करना है। ये मेरे पास एक सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये मेरे पास RHEL की मशीन है, इसको मैंने कहा है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, और ये है एक्टिव डायरेक्टरी का क्लाइंट। ये मेरा गोल है कि मुझे इसको एक्टिव डायरेक्टरी का क्लाइंट बनाना है। अच्छा, जो रेड हैट की, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, ये मुझे अभी मालूम नहीं है। मैं ये इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से देख लेता हूं। अपनी मशीन में गया और यहाँ पे जो IP मुझे नजर आ रही है वो आ रही है 192.168.40.200। ये इसका IP है, ठीक है। इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी भी चल रही है, इसी के ऊपर DNS भी चल रहा है। ये दोनों चीजें जो है वो इसके ऊपर चल रही है, इस माइक्रोसॉफ्ट की मशीन पे। अच्छा, मेरी जो लिनक्स की मशीन है, उस लिनक्स की मशीन के ऊपर जो IP और ये सारी चीजें हैं वो क्या है भाई, वो यहाँ से देख लेते हैं। मेरी लिनक्स की मशीन के ऊपर जो IP है वो है 192.168.40.182। इट मीन्स के अगर मैं इसको पिंग करना चाहूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पिंग आपस में कम्युनिकेशन इनकी होगी, ठीक है। और इसका DNS क्या है, इसका DNS होना क्या चाहिए और है क्या। इसका DNS, अगर इसको डोमेन ज्वाइन करना है तो इसका DNS होना चाहिए cat etc resolve.conf। इसका DNS होना चाहिए, अभी है 2 और होना चाहिए क्या 40.2 है अभी, ये नहीं होना चाहिए 40.200 होना चाहिए। तो जाहिर है अभी ये जो IP आ रही है ये आ रही है DHCP से, तो DHCP से जब IP आ रही होती है तो वो DNS भी, गेटवे भी, IP भी खुद ही जो है वो सेट कर रहा होता है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि सबसे पहला काम ये करूँ कि इसके ऊपर जो है वो IP स्टैटिकली सेट कर दूँ। अगर IP स्टैटिकली सेट ना करूं तो फिर दूसरा काम ये करूं कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में DHCP चल रहा है और मुझे उसी से चलना है, उसी तरह से उसी को फॉलो करना है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए काम करना है, तो मैं IP स्टैटिक नहीं करता, लेकिन DNS जो है वो मेरा होना चाहिए वो जो एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, या DNS मेरा वो होना चाहिए जो मुझे यहाँ तक पहुंचा दे, यहाँ तक ले जाए, वो DNS होना चाहिए। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं कैसे, NMTUI मैंने यूज किया यहाँ पे, एडिटर कनेक्शन में गया, एडिटर कनेक्शन, और एडिटर कनेक्शन में जाके ये पूरा नेटवर्किंग के पोर्शन में हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एडिट किया है और IP वर्जन 4 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिक है, तो उस ऑटोमेटिक को मैंने इंटर किया और मैनुअल कर दिया। जब मैनुअल कर दिया तो मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या मैनुअल होगी, तो आगे ऑप्शन है, मैंने टैब प्रेस किया है और आगे शो का ऑप्शन है, तो मैंने शो पे इंटर किया है, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा IP एड्रेस और वो सारी गेटवे वगैरह क्या है। मुझे यहाँ पे IP एड्रेस डालना है, तो IP एड्रेस मैं इंटर करके डाल रहा हूँ 192.168.40.182। जो एड्रेस पहले था वही एड्रेस मैंने स्टैटिक कर दिया है, बस ये एड्रेस पहले भी यही था, अभी भी यही है, लेकिन उसको मैंने स्टैटिक कर दिया। गेटवे की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि सेम नेटवर्क पर है, तो मैं इसलिए गेटवे को स्किप भी कर सकता हूं। DNS मुझे देना है, यहाँ पे DNS क्या होना चाहिए, 192.168.40.200 DNS होना चाहिए, वो मैंने डाल दिया। मल्टीपल DNS है तो आप ऐड करके मल्टीपल DNS डाल सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन है सर्च डोमेन का, सर्च डोमेन। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन है वो क्या है, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर क्या सेटअप हुआ हुआ है। मुझे जो याद आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसका डोमेन होगा classroom.lab, ये इसका डोमेन है, ठीक है।
तो अगर इसका डोमेन ये है तो मेरे पास जो सर्च डोमेन का ऑप्शन है वहां पे मैं इसका डोमेन भी डाल दूंगा। जो डोमेन इसका है वो इसका होना चाहिए classroom.lab। एक दफा कंफर्म कर लेता हूं कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने कोई और डोमेन का नाम रखा हुआ और यहाँ पे डोमेन का नाम क्या है भाई, classroom.lab। ये मुझे यहाँ से नजर आ गया है, तो मैंने इसको जो है वो क्या कह रहा है ये, जी फैसल भाई आप सुन पा रहे हैं? जी भाई अभी सुन। अच्छा ओके। अच्छा हम बता ये रहे हैं कि हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का सर्वर है और ये हमारे पास रेडिट की मशीन है। हम माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ हुआ है, हम रेडिट की मशीन को, जो हमने लास्ट टाइम वर्बली बात की थी, हम इसको रेडिट की मशीन को विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बना रहे हैं, या जिसको आप कहते हैं क्लाइंट बना रहे हैं, या उसको आप कह सकते हैं डोमेन ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने रेडिट की मशीन के ऊपर जो काम करने थे वो क्या क्या काम थे भाई? सर्च डोमेन के अंदर हमें डोमेन का नाम डालना है सर्च डोमेन में। तो वो मैं डोमेन का नाम क्या डाल रहा हूं भाई? डोमेन का नाम मैंने डाला है classroom.lab लैब। ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहां पे दी है, और देने के बाद अब मैं ओके का मैसेज, ओके के बटन को प्रेस कर रहा हूं। उसकी वजह ये है कि जो सेटिंग्स मुझे करनी थी वो मैंने यहाँ पे कर दी हैं। इसको यहाँ से बैक कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब आपने नेटवर्क मैनेजर के थ्रू स्टैटिक आईपी सेट कर दिया तो फिर दूसरी चीज, आपकी मशीन का होस्ट नेम प्रॉपर होना चाहिए। ये जनरल टास्क जो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं, ये जनरल टास्क तमाम मशीनों में प्रॉपर सेट होने चाहिए। कोई भी मशीन हो, चाहे वो डोमेन ज्वाइन करे या नहीं करे, मशीन का होस्ट नेम कैसा होना चाहिए? जब मशीन बनती है तो उसका होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। जैसे इस मशीन का नाम है, इसका नाम मैंने पहले सेट नहीं किया। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम बोलते हैं ना मुन्ना, तो भाई वो तो मुन्ना उसी को बोला जाता है जिसका कोई नाम ही ना हो। तो इसमें लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन की जगह पे मैंने इस मशीन का नाम रखा है RHEL1.RHELSRV सर्वर 1.CLASSROOM classroom.lab। ओके, ये मशीन का नाम है। फुली क्वालिफाइड नेम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। जस्ट ओके। उसने कहा कि मैं ये नाम सेट कर दूं, मैंने कहा यस सेट कर दो, और मैं यहाँ से क्विट कर गया। ये वो पहला काम है जो मैंने किया है जनरल टास्क में। जब भी कभी मैं जनरल टास्क की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं इस मशीन का स्टैटिक आईपी और इसका होस्ट नेम जो है वो सेट कर रहा हूं। ये मेरा पहला काम है जो हो गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज, लिनक्स के अंदर एक फाइल होती है, ये विंडोज में भी होती है, जिसका नाम होता है, मैं उसे एडिट कर रहा हूं कैसे, gedit/etc/hosts होस्ट। विंडोज में ये etc के अंदर, होस्ट के अंदर ही होती है, लेकिन सी में, विंडोज में, सिस्टम 32 में, फिर ड्राइवर्स में, सॉरी सी में, विंडोज में, सिस्टम 32 में, फिर ड्राइवर्स में, फिर उसके अंदर etc और फिर होस्ट होती है। तो रेड सॉरी विंडोज में, लिनक्स में क्या है, etc के अंदर होस्ट। मैंने इसको gedit से एडिट किया है, और इस होस्ट की फाइल में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनल जितनी भी सर्विस है लिनक्स के अंदर वो प्रॉपर चलें, तो इस होस्ट की फाइल के अंदर आपको एक एंट्री करना पड़ती है। और वो एंट्री क्या होती है, अपनी मशीन का आईपी जो भी है वो अपनी मशीन का आईपी और उसके आगे अपनी मशीन का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये मुझे सेट करना है, और उसके बाद दोबारा मैंने इस नाम को लिखा है। ये नाम का पैटर्न क्या होता है, इस नाम का पैटर्न ये होता है कि पहले आपको आईपी लिखनी है, फिर आपको फुली क्वालिफाइड नेम लिखना है, और उसके बाद फिर आपको सिंगल नेम लिखना है। फुली क्वालिफाइड नेम का मतलब है कि जिसमें आपका नाम भी आ रहा है, मशीन का नाम भी आ रहा है, और मशीन जिस डोमेन का, जिस जो है वो ग्रुप का पार्ट है,
उसका भी नाम आ रहा है। ग्रुप से मुराद मेरी यहाँ पे डोमेन ही है। अच्छा, जब ये एंट्री मैंने कर दी, इसे मैंने सेव कर दिया, ये वो दूसरी एंट्री थी जो कि मैंने की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एंट्री को इस फाइल में करने का हमें फायदा क्या होगा, हमें क्या फायदा है, ये फाइल कौन सी फाइल है। हम जब आगे चलेंगे नेटवर्किंग के पोर्शन में तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। इस फाइल को हम कहते हैं लोकल रिजॉल्वर। लोकल रिजॉल्वर, जब आपके पास डीएनएस काम नहीं करता तो उस वक्त ये फाइल काम कर रही होती है। ये लोकल रिजॉल्वर की फाइल है ईटीसी होस्ट में। तो मैंने इस ईटीसी होस्ट की फाइल में क्या एंट्री की है, अपना नाम डाल दिया मशीन का और अपना आईपी डाल दिया। उसके बाद तीसरी चीज, या इसको मैं अगर तीसरा नंबर दे रहा हूं होस्ट नेम के बाद, तो फिर अब नंबर 4 पे मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फायरवॉल को पढ़ा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मैंने फायरवॉल को स्टॉप कर दिया। अगर आप पूछें क्यों स्टॉप कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अभी ये पढ़ा नहीं है कि फायरवॉल लिनक्स में किस तरह से मैनेज होती है, मुझे मालूम नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मालूम होता और ये फायरवॉल में स्टॉप नहीं करता, फायरवॉल स्टार्ट होती, तो मैं क्या करता। अगर ये फायरवॉल स्टार्ट है, चल रही है फायरवॉल, और मुझे अपनी मशीन को विंडोज की मशीन से डोमेन ज्वाइन कराना है, तो मैं क्या करता। मुझे मालूम है डोमेन ज्वाइन कराने के लिए इसके अंदर कुछ पोर्ट्स हैं जो ओपन होनी चाहिए, कुछ सर्विसेज हैं जो ऐड होनी चाहिए फायरवॉल में। मैं सिंपल जाता, अगेन मेरा टॉपिक नहीं है फायरवॉल, जब मैं फायरवॉल पढ़ाऊंगा तो उस वक्त पूरी फायरवॉल की बात करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूं कि मैं फायरवॉल में जाता, परमानेंट एक सर्विस ऐड कर देता जिस सर्विस का नाम होता डीएनएस। क्योंकि डोमेन ज्वाइन करने के लिए डीएनएस की सर्विस ऑन होना चाहिए फायरवॉल में। और अगेन मैं इसमें जो है वो अब सोच रहा हूं कि यार डीएनएस के अलावा विंडोज के डोमेन ज्वाइन करने के लिए कौन सी सर्विस होती है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एडी है किस किस पोर्ट के ऊपर काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं मालूम, सर्विस का नाम नहीं पता, तो मैंने कहा भाई वो काम करता है 389 पोर्ट के ऊपर, टीसीपी की पोर्ट होती है 389, ये इसके ऊपर काम करता है, मैं इसको ऐड करा दूं, सर्विस ऐड करा दूं या पोर्ट ऐड करा दूं। उस केस में जब मुझे मालूम हो, तो अभी मुझे नहीं पता या मैं अभी चाहता ही नहीं उसके ऊपर काम करूं, तो मैंने अपनी फायरवॉल को स्टॉप कर दिया और अपनी मैंने डिसेबल कर दिया फायरवॉल को। स्टॉप करने का मतलब ये है कि अभी स्टॉप कर दो, और डिसेबल करने का मतलब ये है कि जब मशीन अगर रिबूट हो जाए या मशीन बूट करे तो उस वक्त इसको ऑन नहीं करना, बूट टाइम पे ये डिसेबल हो। ये फायरवॉल थी जो मैंने बंद कर दी। उसके बाद अब मेरे पास एक और तीसरी चीज, चौथी चीज जो मेरे पास आती है, या उसे अगर आप कहें तो नंबर 5 उसका आ रहा है, वो है एससी लिनक्स। लिनक्स के अंदर गेट इनफोर्स की कमांड मैंने दी है। इससे मुझे ये पता चला है कि जो मेरा सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स है, जिसको हम कहते हैं लिनक्स में एससी लिनक्स, उसका स्टेटस ये है, जो सिक्योरिटी है लिनक्स में, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने लिनक्स के लिए बनाई है, तो उसको वो इन्फोर्सिंग मोड में है, वो लगी हुई है इसमें। तो हो सकता है कि वो मुझे विंडोज की मशीन के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम करे, रोके मुझे। तो मैंने उसको इन्फोर्सिंग मोड से सेट इन्फोर्स 0 कर दिया। इट मीन्स कि वो मेरे पास आ जाएगी कौन से मोड में, परमिसिव मोड में। परमिसिव मोड का मतलब ये कि वो मुझे रोकेगी नहीं, ठीक है, सिर्फ बताएगी कि भाई आप रेड जोन में जा रहे हो, या आप ठीक है जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो, लेकिन अब मुझे रोकेगी नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि ये परमानेंटली डिसेबल हो जाए, तो फिर मुझे एक फाइल ओपन करना पड़ेगी। इस फाइल का नाम है gedit etc sc linux config। मैं जाऊंगा इस फाइल में। ये रेडिट के एग्जाम का भी क्वेश्चन होता है, ये रेडिट के एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि आप इस फाइल में जाएं और यहां पर जाके बाय डिफॉल्ट इसका इस वक्त जो मोड है वो कौन सा है, इन्फोर्सिंग मोड है, परमिसिव मोड है और डिसेबल्ड है।
तो इसका इस वक्त जो मोड है वो इन्फोर्सिंग है। तो मैं इसको यहाँ से जाके चाहूँ तो इन्फोर्सिंग कर लूँ, चाहूँ तो परमिसिव कर लूँ, और चाहूँ तो परमानेंटली इसको डिसेबल कर दूँ। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि लिनक्स में आप अगर कोई सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हो और चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको डिसेबल कर दो। आमतौर पे लोग ये कह रहे होते हैं। हमने इसे क्या किया, हमने इसे कर दिया डिसेबल्ड। डिसेबल इसलिए कर दिया कि मैं ये चाहता हूं कि इसके रूल्स और ये सब चीजें हमारे पास कहीं भी जो है ना वो अप्लाई ना हो। अगर ये हमें किसी जगह पे रोकती है तो ये रोके ना। तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल इसके अगेंस्ट आता है, रिवर्स आता है कि डिसेबल नहीं करना बल्कि आपने इसको इन्फोर्सिंग मोड में रखना है। ठीक है जी। तो मैंने इसको परमिसिव और डिसेबल में क्या फर्क है उन्होंने सवाल किया है। देखो एक चीज होती है कि अब्बा ने बोला तुमने रात को 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। अब्बा ने बोल दिया घर से बाहर रहे तो टांगे तोड़ दूंगा। शरीफों का टाइम नहीं है 11 बजे के बाद बाहर जाना। एक तो अब्बा ने कहा और धमकी भी दे दी 2-3 के टांगे तोड़ दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो अब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब्बा तो सो गए, अब मैं निकल गया। तो अम्मी ने मुझे सिर्फ कहा बेटा देख लो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मना किया था, तुम ये वॉयलेंस ये क्या कर रहे हो, तुम वॉयलेंस कर रहे हो। अब्बा ने तुम्हें मना किया था, तुम उसके रूल जो है ना वो कर रहे हो। सिर्फ उन्होंने वार्न किया। दूसरा क्या हुआ, अम्मी ने रोक दिया मुझे, खबरदार तुम नहीं निकलना, यानी कि इन्फोर्स कर दिया, तुम नहीं जाना, इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है। और परमिशन में क्या है, सिर्फ अम्मी ने वार्न किया। और तीसरी चीज है डिसेबल। अम्मी ने कहा जाओ तुम्हारी मर्जी भाई, जो भी करो, तुम जानो तुम्हारे बाप जाने। फर्क समझ में आया तीनों का। तो ये हमने किया, इसको अगर डिसेबल कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम एससी लिनक्स को बोल रहे हैं तुम एक अच्छी चीज हो सिस्टम में, लेकिन तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ नहीं करना। तुम इंस्टॉल तो हो लेकिन तुमने काम नहीं करना। वॉक थ्रू गेट तो लगा हुआ है लेकिन लाइट नहीं है, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। अच्छा, हमारे पास इसके बाद चैप्टर है परमिशन के बाद एससी लिनक्स का। आमतौर पे लोग इसको कहते हैं कि यार ये अगर आप बंद कर दो सिस्टम तो अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। ठीक है, लेकिन एससी लिनक्स बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैंने फायरवॉल के अंदर जो रूल थे वो भी कर दिए बंद, और एससी लिनक्स को भी मैंने कर दिया डिसेबल। एससी लिनक्स को डिसेबल करने के बाद आपको इस मशीन को रिबूट करना जरूरी होता है। रिबूट करेंगे, लेकिन एक आखिरी चीज जो रह गई है और वो है मशीन का टाइम सिंक होना। लिनक्स की मशीन या कोई भी मशीन हो, अगर उसका टाइम सही नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, तो वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने पर्सनल लैपटॉप को अपने ऑफिस लेके गया जहां पे एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। मैंने वहां पे लैपटॉप में केबल लगाई, नेटवर्क से कनेक्ट किया और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लॉगिन नहीं हो रहा। काफी मैंने कोशिश की, उसके बाद मैंने फिर वो फोन किया सपोर्ट के लड़के को, बोला यार अब्दुल करीम जरा देखो मेरा लैपटॉप जो लॉगिन नहीं कर रहा। तो उसने मुझे कहा कि सपोर्ट का लड़का है ना भाई, बहुत अच्छे बात तेज भी होते हैं लड़के। उसने कहा कि आप जो है ना वो सऊदीया से आए ना, तो आपकी टाइमिंग जो है वो लैपटॉप की टाइमिंग जो है ना वो चेंज होगी, आप देखें। मैंने कहा लैपटॉप की टाइम तो चेंज है। तो उसने आप टाइम सही करें, अपना मैनुअली सेट कर लें टाइम, तो आपका लैपटॉप फिर ज्वाइन कर लेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मशीन का टाइम जो है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मेरे पास इस वक्त जो इस मशीन का टाइम है वो क्या है, एक कमांड है जो नई आई है RHEL 7 में, टाइम डेट CTL की। वो मैंने कमांड लिखी है। उसने मुझे बताया कि जनाब आपका 2 चीजें सेट होनी चाहिए। मेरा जो टाइम जोन है वो एशिया कराची है और वो बिल्कुल सही है, और जो मेरा लोकल टाइम है वो इस वक्त 1953 हो रहा है। PKT मतलब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है ये। तो अगर ये टाइम मेरा सही नहीं हो रहा होता या मेरा जोन ठीक नहीं होता तो मैं उसको ठीक कर लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज कर लें कि मेरा ठीक नहीं है जोन, तो मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन है टाइम डेट CTL। अब मैं आगे की कमांड्स भूल गया, मुझे याद नहीं आ रही। तो लिनक्स में ये याद रखिएगा, लिनक्स के अंदर 2 चीजें आपको
हमेशा फॉलो करनी है। एक तो मैन, अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में नहीं पता, आपको टीचर ने एक दो ऑप्शन बता दिए और फिर छोड़ दिया, तो आपने मैन किया, आपके पास पूरा मैनुअल पेज आ जाएगा और वो आपको बताएगा कि आप क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट टाइम जोन, लिस्ट टाइम जोन। इस वक्त मुझे ये दो चीजें देखनी थी जो कि मैंने देख लिया। या फर्ज करें कि मैं यहाँ पे आ गया, कमांड तो मुझे याद है लेकिन मैं कमांड लिख कैसे रहा हूं, जरा देखिएगा। लिस्ट जोन कह रहा है अननोन ऑपरेशन लिस्ट जोन। तो अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसका एसबी लगता है, मैन करूंगा वो मुझे एग्जैक्ट टाइम बता देगा, सॉरी एग्जैक्ट जो है वो बता देगा। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मैन नहीं करना चाहता तो मैंने डैश डैश हेल्प किया, इंटर किया, वो मेरे सामने रख देगा कि आपको क्या करना है। अगर टाइम जोन की लिस्ट लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हैं और सेट करना है तो आप इस तरह सेट कर सकते हैं। तो लिनक्स में अगर मैंने टाइम जोन सेट करना है तो मेरे पास कमांड क्या है, सेट टाइम जोन, और आगे जोन क्या है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जोन जो है वो ये नहीं है, बल्कि मेरा जोन जो है वो फर्ज करें मैंने कहा कि अमेरिका और कोई और जोन है मेरा, क्या कह रहा है, ऐसे ही मैंने जोन लिख दिया, वो कह रहा है भाई ये जोन थोड़ी है आपका, ये कोई जोन नहीं है, अमेरिका मैक्सिको। अगर आपको जो है वो जोन डालना है तो मैंने कहा एरिजोना, कह रहा ये भी कोई जोन नहीं है तो अमेरिका में ही ना। अब मैं क्या करूं भाई, ऑप्शन ही कोई नहीं है मेरे पास, मैंने कहा लिस्ट ZONES लिस्ट जोन, हाँ लिस्ट टाइम जोन्स, ये सारे जोन आ गए। अब आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, जो आप सिलेक्ट करेंगे। यार मैक्सिको था तो सही, लेकिन उसकी स्पेलिंग शायद हमने, कहाँ है मैक्सिको, हाँ मैक्सिको अंडरस्कोर सिटी है, मैं वही देख रहा था, मैक्सिको अंडरस्कोर सिटी है, तो मैंने उसको मैक्सिको अंडरस्कोर सिटी है। तो आपने अपना टाइम जोन सेट करना है वो आप कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास एशिया कराची हो रहा है, मैं जस्ट आपको बता रहा था। इस तरह टाइम का भी ऑप्शन है, अगर आप टाइम सेट करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। कमांड क्या है, टाइम डेट CTL, और आप डैश डैश करके हेल्प करें, वो आपको बता देगा कि अगर आपको अपना टाइम सेट करना है तो कमांड है सेट टाइम की, आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। और टाइम का फॉर्मेट क्या है वो अभी आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, इस तरह से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो सितंबर 6 नहीं है और आज अभी जो है वो 1956 नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा टाइम डेट CTL सेट टाइम, क्या होना चाहिए टाइम, फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा है 2019-09- सितंबर 5 है और टाइम मेरा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 20:55, ये मेरा टाइम हो रहा है, सॉरी 25:05। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो है वो ये होना चाहिए, तो मैंने ये टाइम सेट कर दिया। और अब अगर मैं जाके देखूंगा तो आपके सामने टाइम आ जाएगा, हमने जो सेट किया है उसने उसी टाइम को जो है वो कर दिया। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मैं भी इसको सही करूंगा, लेकिन ये मेरे पास 5 चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की हैं, जिनको हम कहते हैं जनरल टास्क। अगर आप ये चाहते हैं कि मशीन जो है वो बिल्कुल आपकी स्मूथली काम करे, तो IP आपने उसकी प्रॉपर सेट करनी है, मशीन का नाम आपने प्रॉपर सेट करना है, लोकल रिजॉल्वर जिसको कहते हैं ETC होस्ट की फाइल होती है वो प्रॉपर सेट होनी चाहिए, फायरवॉल बंद होनी चाहिए या फायरवॉल में प्रॉपर रूल बने हुए हों। SC लिनक्स अभी तक के केस में हम ये कहते हैं SC लिनक्स बंद कर दें आप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मूथली मशीन चल रही हो तो। लेकिन जब आप SC लिनक्स पढ़ लेंगे तो फिर आप SC लिनक्स को जो है वो उसी तरह यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में मशीन का टाइम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइम मशीन का कैसे सेट होता है, ये उसका पैटर्न है। अब अगर आप मुझे सही टाइम बता दें तो मैं इस टाइम को सेट कर लूँ। अच्छा, मेरे पास एक सेट करने का ऑप्शन ये भी है टाइम का। अब ये तो मैंने टाइम कर दिया गलत, 5/9/2019 और 25 मैंने कर दिए, जो कि इस वक्त टाइम नहीं है, टाइम चेंज है। एक लिनक्स के अंदर कमांड होती है हार्डवेयर क्लॉक की। हार्डवेयर क्लॉक का मतलब है बायोस की क्लॉक, ठीक है।
और एक लिनक्स में कमांड होती है सिंपल डेट की या जो है वो टाइम डेट CTL की। तो ये दो कमांड्स हैं जो बेसिकली आपको बता रही होती हैं टाइम। तो मेरी इस वक्त जो हार्डवेयर क्लॉक है वो भी इसके साथ ही चल रही है। जब मैंने टाइम डेट CTL की कमांड से टाइम सेट किया तो OS का टाइम भी सेट हो गया और हार्डवेयर क्लॉक का भी टाइम सेट हो गया। वही बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हार्डवेयर क्लॉक आपकी सही होती है और OS क्लॉक खराब होती है। OS क्लॉक सही होती है तो हार्डवेयर क्लॉक ठीक काम नहीं कर रही होती। तो हमारे पास एक कमांड होती है हार्डवेयर क्लॉक sys to HC, एक ये कमांड होती है और एक कमांड ये होती है HC to sys। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो क्लॉक आपकी सही है, आप मैन्युअली क्लॉक का टाइम सेट करना नहीं चाहते, जो क्लॉक आपकी सही है वो आप इसके अंदर उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी हार्डवेयर क्लॉक सही नहीं थी और OS की क्लॉक सही थी, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी sys to HC। इसका मतलब है सिस्टम की क्लॉक से हार्डवेयर क्लॉक को सेट कर दो। और सेकंड वाले में मेरी हार्डवेयर की क्लॉक सही थी लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लॉक सही नहीं थी, तो मैंने इसको कर दिया HC to sys। इसका मतलब है कि मेरी हार्डवेयर क्लॉक सही है, उससे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम सही कर दो। तो ये ऑप्शन मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। अगर आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं तो मैं इस टाइम को बिल्कुल सही कर देता हूँ। 6 तो है, मुझे मालूम है सितंबर, और अभी टाइम क्या हो रहा है भाई? 8:01 हो रहा है। तो मैंने 8:01 सेट कर दिया और अब मैं जब देखूंगा तो मेरा टाइम 8:01 सेट हो गया है। एक और बात, वैसे ही अभी हमारा टॉपिक नहीं है, आगे जाके ये टॉपिक आता है, लेकिन मैं इस रेडिट की मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन करवा रहा हूँ। तो इसमें एक बात का जो है ना वो मैं आपको और बताऊं कि इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है वो टाइम सर्वर भी होता है, वो डिफॉल्ट में टाइम सर्वर भी होता है। इसके ऊपर NTP चल रहा होता है, ठीक है, इस पे NTP चल रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपना टाइम, अपनी मशीन का टाइम मैन्युअली सिंक करने के बजाय इस रेडिट की मशीन को ये कहूं कि आप अपना टाइम भी इससे सिंक करें। जब भी मशीन स्टार्ट हो अपना टाइम इस मशीन से सिंक कर ले। एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास, मैं वो भी कर सकता हूं। अभी मैंने नहीं किया, अभी मैं सिर्फ टाइम वेरीफाई कर लूं कि मेरी मशीन में जो टाइम हो रहा है वो टाइम और विंडोज की मशीन में जो टाइम हो रहा है वो सेट है या नहीं है। विंडोज की मशीन में इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई? 5:23। ये विंडोज की मशीन का टाइम है, सैटरडे सितंबर 7। तो अब अगर विंडोज की मशीन का टाइम सितंबर 7 है, सैटरडे है, और मेरी रेडिट की मशीन का टाइम जो है वो सितंबर 6 है, तो क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और ऑथेंटिकेशन होगी? नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि मेरी मशीन का टाइम जो है वो सेट होना चाहिए। मैं अपनी मशीन पे आया, विंडोज की मशीन पे, और यहाँ पे आके मैंने इसका टाइम कहाँ से सेट होता है भाई विंडोज में? यही है ना ऑप्शन। मैंने क्या किया भाई, इस्लामाबाद कराची, ये मेरा इस्लामाबाद कराची जो है वो मेरा टाइम जोन है, सही है, ओके कर दिया मैंने। और उसके अलावा मेरे पास जो इस वक्त फ्राइडे है और जो टाइम है मेरे पास वो हो रहा है जनाब AM नहीं, इसको PM कर लूँगा, सही है। और क्या हो रहा है? फिर इन्होंने कहा कि हो रहा है, तो मैंने इसको बस इतना चल जाएगा। 8:03:11 PM कर दिया, ओके। टाइम मैंने सेट कर दिया है, ओके। और अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि विंडोज़ की मशीन और लिनक्स की मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, सही है जी। मेरा जो जनरल टास्क थे वो कंप्लीट हो गए। जब ये टास्क कंप्लीट हो गए तो अब मैं आया, बैकग्राउंड के जो भी काम मुझे करने थे जनरल टास्क को मैंने कर लिए। अब मैं आया और रेडिट की मशीन पे बैठ के वो काम करूंगा जिससे मुझे हेल्प मिलेगी और मैं विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी ज्वाइन कर लूंगा। उसमें सबसे पहली चीज ये है
कि मैंने यहाँ से पिंग किया, क्या 192.168.40.200 क्या पिंग हो रहा है? उसने मुझे जवाब में दिया यस पिंग हो रहा है। रेड की मशीन से विंडोज का एडी पिंग हो रहा है। जब पिंग हो रहा है तो फिर मैंने दूसरा काम किया, और वो क्या किया, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैं चूंकि रेड हैट का बंदा हूं इसलिए मैं इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के बाद फिर मैं जो है वो डोमेन ज्वाइन कराऊंगा। वो देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है nslookup सर्वर 192.168.40.200। ये कौन सी मशीन का आईपी डाला है? एक्टिव डायरेक्टरी का। और आईपी डालने के बाद फिर मैंने यहां पर एक कमांड लिखी है सेट टाइप इज इक्वल टू SRV _LDAP _TCP.CLASSRWM classroom.lab। ये जो कमांड मैंने लिखी है, इस कमांड से इसके रिजल्ट में, इसकी क्यूरी करने से रिजल्ट में क्या आएगा वो देखते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये एक कमांड है जिससे मैंने क्यूरी की है। क्या क्यूरी की है? nslookup एक DNS की क्यूरी का टूल है nslookup। उससे मैंने ये मालूम किया है कि भाई अगर ये सर्वर हो 192.168.40.200, अगर ये DNS सर्वर हो तो मैंने उसको बोला ये DNS सर्वर है, उसने कहा ठीक है, ये DNS सर्वर सेट कर दिया। फिर पूछा कि मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए जिसको हम बोलते हैं SRV रिकॉर्ड, जो यहाँ पे बना हुआ होता है विंडोज के एक DNS के अंदर। कौन सा रिकॉर्ड? SRV। SRV रिकॉर्ड क्या होता है कि जिसमें हम या विंडोज की मशीन, कोई भी क्लाइंट एक्टिव डायरेक्टरी से ये पूछता है कि उस सर्वर का नाम बताओ कि जिस सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। उसको क्यूरी करने का ये तरीका है। ये हमने सेट टाइप लिखा SRV और क्यूरी की। वैसे हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, ये जस्ट मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए हमने क्यूरी की। उसने बता दिया तुम्हारे सर्वर का ये नाम है और इसके ऊपर LDAP सर्विस चल रही है, यानी कि इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। अगर मैं ये क्यूरी नहीं करता तो मैं क्या करता? क्विट। अगर मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी के प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सर्वर होते तो 2 के नाम आ रहे होते, अगर 3 होते तो 3 के नाम आ रहे होते, वो जितने होंगे उनके नाम आएंगे। अब जरा देखें मेरी कमांड, देखें मैं कमांड क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, _LDAP._TCP. कमांड देखिएगा क्या इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरी मशीन में इंटरनेट है और ये मुझे जाके अगर इस नाम से इस डोमेन की एक्टिव डायरेक्टरी बनी हुई होगी तो ये मुझे लाके दे देगा। उसने मुझे मैसेज वैसे दिया है कनेक्शन टाइम आउट, नो सर्वर कुड बी रीच। इसका मतलब है मैं ये आपको नहीं बता सकता, हो सकता है इंटरनेट ना चल रहा हो, तो इसलिए उसने मुझे ऐसा मैसेज दे दिया। लेकिन आप किसी के भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इससे मालूम कर सकते हैं अगर वो पब्लिश्ड हैं तो। आमतौर पे होते नहीं हैं, हम लोकल के लिए मालूम करते हैं। खैर मैंने इसको क्विट कर दिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। जब DNS पढ़ेंगे तो उस वक्त उसकी बात करेंगे। अब रेड हैट ने एक टूल दिया है जिसका नाम है, जो कि बाय डिफॉल्ट रेड हैट में इंस्टॉल होता है, उसका नाम है RealM। ये टूल है, ये वो टूल है जिस टूल से, और ये वो कमांड है जिससे हम जो है वो ये मालूम करते हैं RealM डिस्कवर। ये मालूम करते हैं कि हमारे पास, यहां से मैं मालूम कर रहा हूं यहां पे सर्वर कौन सा चल रहा है, सर्विस कौन सी चल रही है, RealM डिस्कवर। मैंने एक कमांड लिखी है, इस पहले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
मैंने एक कमांड लिखी है realm discover classroom.lab और इसी कमांड को फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया और नाम लिखा winsrv1.classroom.lab। जवाब आ रहा है नो realm फाउंड। इसका मतलब ये है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। पिंग कर रहा हूं winsrv1.classroom.lab। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि DNS काम नहीं कर रहा। ns लुकअप अगेन। अच्छा, पहले मैं ये देखूं कि मेरे पास DNS क्या चल रहा है। cat/etc resolve.conf। सर्विस स्टार्ट नहीं की, मशीन को रिबूट नहीं किया। रिबूट करने पहले हमने मशीन का IP स्टैटिक किया, मशीन का होस्ट नेम सेट किया, मशीन के लोकल रिजॉल्वर की सेटिंग की, फायरवॉल की सेटिंग की, फायरवॉल को बंद कर दिया, SC लिनिक्स को बंद कर दिया, टाइम सिंक किया, ये सारे काम किए। SC लिनिक्स को डिसेबल करने के बाद एक दफ़ा मशीन को रिबूट करना ज़रूरी होता है। IP एड्रेस वगैरह सेट करने के बाद एक दफ़ा मशीन की सर्विस को रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने अब ये काम किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मेरी मशीन आएगी तो मुझे सिर्फ 2 कमांड चलानी है अपनी मशीन को डोमेन ज्वाइन करने के लिए। वो 2 कमांड्स कौन सी हैं? एक कमांड है realm discover और डोमेन का नाम जो भी आपका डोमेन है, और दूसरी कमांड है realm join और जो भी आपका डोमेन है आप उसको डोमेन ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 2 कमांड से। कमांड यहां पर एक दफा देख लीजिएगा, रूट रेडहेट टर्मिनल पे आ गया। टर्मिनल पे आके जो कमांड लिखी है वो देखें, realm discover classroom.lab। जस्ट एंटर। डिस्कवर में जो रिजल्ट आया मेरे पास वो रिजल्ट क्या है? डिस्कवर में जो रिजल्ट आया है उसने मुझे ये बात बताई है कि आपकी टाइप, सबसे पहली चीज डोमेन का नाम है, दूसरी चीज है टाइप। टाइप में लिखा हुआ है करबरॉस। ये करबरॉस क्या है? ये लिखा हुआ है ना भाई, करबरॉस। फिर उसके बाद realm नेम लिखा हुआ है जो डोमेन का ही नाम है, फिर डोमेन का नाम दोबारा लिखा हुआ है। और क्या ये मशीन कॉन्फ़िगर्ड है? क्या ये मशीन कॉन्फ़िगर्ड हुई है? तो लिखा आ रहा है नो। फिर एक और चीज लिखी हुई है, सर्वर का सॉफ्टवेयर कौन सा है, सर्वर पे क्या चल रहा है? तो उसने बताया सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है। एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की ऑथेंटिकेशन सर्विसेज का नाम है। और फिर उसने कहा कि क्लाइंट के पास जो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के पास होने चाहिए वो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपके सिस्टम में इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल कर लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका काम स्मूथली हो जाए। जी आपको डिटेल्स बताती है। हाँ, डिस्कवर की कमांड ने मुझे ये बता दिया कि आपके पास सर्वर कौन सा है, सर्विस कौन सी चल रही है और आपको कौन कौन से पैकेजेस हैं, RPM है जो आपको चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। ये बात उसने मुझे बता दी। जब ये मुझे पता चल गई तो अब मेरे पास CD भी लगी हुई है, यहाँ पे CD भी लगी हुई है। मैंने एक और टर्मिनल लिया, इस टर्मिनल में गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया। एक और टर्मिनल लिया है, किस लिए लिया है कि मैं उन सॉफ्टवेयर्स को जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना चाहता हूं। देखिएगा जरा,
कमांड लिखिए RPM -QA, ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, पैकेज मैनेजमेंट की कमांड है। हमारे पास पूरा टॉपिक है, हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। RPM -QA grep -I, क्या मतलब है इसका? ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें ये लिखा है कि क्या ये SSD, फिर उसके बाद ऑड जॉब, फिर उसके बाद ADCLI और फिर उसके बाद सांबा कॉमन, क्या ये सारे पैकेजेस मेरे सिस्टम में मौजूद हैं या इनमें से कौन सा है? ये जो कमांड है, इस कमांड का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। देखें, इस कमांड का मतलब है RPM -QA। RPM लिनक्स के जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में एक्सी होती है, इस तरह लिनक्स में RPM होते हैं। तो RPM को इंस्टॉल करने की RPM कमांड होती है, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सी होती है, MSI होती है। तो लिनक्स में जो फायरफॉक्स अगर आप डाउनलोड करेंगे फॉर लिनक्स, टीम व्यूअर अगर आप डाउनलोड करेंगे फॉर लिनक्स, तो वो एक्सी नहीं मिलेगी आपको, बल्कि लिनक्स के लिए RPM मिलेगा। तो RPM जब आप डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करने की कमांड भी RPM ही होती है। QA का मतलब है क्यूरी लो पूरे सिस्टम में। 5 का मतलब है कि पूरे सिस्टम में जितने भी RPM इंस्टॉल हुए हैं उनकी क्यूरी लो और उनको लेने के बाद अपनी मेमोरी में रखो। 5 का मतलब ये कि जो भी रिजल्ट आए वो अपने पास रखना, हमें नहीं शो करना, स्क्रीन पे नहीं दिखाना। 5 लगाने का मतलब ये था। फिर हमने उसमें से जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें से हमने कहा ग्रैब करो। I का मतलब होता है इग्नोर केस, अगर स्मॉल कैपिटल में हो तो छोड़ देना, इग्नोर कर देना। क्या आपके पास SSD का पैकेज है? और इसका मतलब है और जॉब का पैकेज है, और ADCLI है, और सांबा कॉमन है। तो उसने बता दिया हाँ मेरे पास ये पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। हमें जो चाहिए क्या वो हमें यहाँ मिल रहे हैं? या आप यहाँ से कंपेयर कर लें। मुझे SSD चाहिए, क्लाइंट सॉफ्टवेयर वो है इसमें। वो कह रहा है मुझे SSD चाहिए, SSD क्लाइंट नहीं चाहिए। तो क्या अगर तुम्हारे पास सिर्फ SSD है तो देखो और उसको इंस्टॉल करो। और जॉब है, बिल्कुल है। और जॉब का NP होम डायरेक्टरी है, बिल्कुल है। SSD दोबारा आ गया। ADCLI है, नहीं है। सांबा कॉमन टूल है, नहीं है। सांबा कॉमन है, सिर्फ टूल नहीं है। तो हमें सांबा कॉमन टूल को देखना है, ADCLI को देखना है, और अगर सिर्फ SSD के नाम का पैकेज हो तो वो भी हमें देख के इंस्टॉल करना है। बाकी हमारे पास 2 ये जो है वो मौजूद है। तो मुझे जो पैकेज इंस्टॉल करने हैं वो कहाँ से इंस्टॉल करूंगा? मेरे पास DVD लगी हुई है, ये रही। तो DVD को चेक करने के लिए कि DVD को मैं कैसे एक्सेस करूं, मेरे पास एक कमांड है df-st, जो मुझे ये बताती है कि अगर तुम्हारी जो DVD है उसको तुम्हें एक्सेस करना है तो तुम्हें कहाँ जाना होगा, किस फोल्डर में जाना होगा। ये RHEL की सर्वर की DVD है जिसके बारे में मुझे बताया उसने कि आपको कहाँ जाना होगा। सारे लिनक्स के अंदर सारे पैकेजेस कहाँ मिलेंगे। अगर आप GUI से जाना चाहते हैं तो GUI का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसको मिनिमाइज करें, ये डेस्कटॉप पे DVD आ रही है, इस पर डबल क्लिक करें, ये कंटेंट ओपन होगा इसके। इसमें आप पैकेजेस में जाएं, पैकेजेस ओपन करें और पैकेजेस के अंदर ये सारे RPM जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे RPM जो है वो इंस्टॉल करने वाले RPM है। कितने पैकेजेस हैं ये टोटल? ये अगर मैं एक पे क्लिक करूं और कंट्रोल के साथ A प्रेस कर लूं तो तकरीबन ये कितने हैं भाई? 5153 आइटम सिलेक्टेड। ये सारे RPM जो है 5000 के करीब RPM है जो इसमें मौजूद हैं। इसमें अगर मुझे सर्च करवाना है तो मैं सर्च करवा सकता हूँ। ये ऑप्शन मौजूद है SSD। क्या SSD के नाम का पैकेज है? उसने कहा यस है, सिर्फ SSD के नाम का भी है, और उसके अलावा बहुत सारे आप देख रहे हैं। SSD क्लाइंट आपके पास इंस्टॉल है लेकिन प्लेन SSD इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा मैंने कहा था मेरे पास ADCLI वो है इसमें, सॉरी हाँ ADCLI। क्या ADCLI के नाम का पैकेज है? उसने कहा यस वो भी है। और फिर मैंने इससे पूछा कि सांबा कॉमन वाले कितने हैं?
तो उसने बता दिया सांबा कॉमन वाले 3 हैं, हमें जो चाहिए वो सांबा कॉमन टूल है। तो क्या मैं यहां से इंस्टॉल कर सकता हूं? क्लिक करके देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्लिक करने से या डबल क्लिक करने से, कोई क्लिक प्रेस करने से ये मेरे पास ओपन हो और ये इंस्टॉल हो। तो जब मैंने उसको डबल क्लिक किया तो ये मुझे ले गया कहां पे? एक तरह से जिस तरह प्ले स्टोर टाइप की चीज नहीं होती है, मुझे वहां ले गया। इसके लिए जरूरी है मेरे पास मशीन जो है वो रजिस्टर्ड हो और अप टू डेट हो, वो नहीं है। तो मैंने मैसेज भी दिया, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मैंने इसको बंद कर दिया। इट मीन्स कि मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर सकता। अब मुझे ये देखना होगा कि अगर मुझे सीडी में जाके इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है। तो सीडी जो है वो ये है, यहाँ लगी हुई है। सीडी के कंटेंट्स में देखने के लिए यहाँ मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि सीडी ये है, ये सीडी के कंटेंट्स, ये वो फोल्डर है, यहाँ पे सीडी लगी हुई है। ये मैंने कैसे एज्यूम किया? लिनक्स में नहीं, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड है कि आपके पास जो सीडी होती है, डीवीडी होती है, चाहे उसमें मूवीज हो, चाहे उसमें गाने हो, चाहे उसमें गेम्स हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, कुछ भी होगा मतलब समझ रहे हैं ना, उसका जो टाइप होगी, फाइल सिस्टम की टाइप, वो होगी ISO 9660। ये सीडी और रोम, सीडी का, डीवीडी का, ब्लू-रे डिस्क का फाइल सिस्टम की टाइप है। चाहे वो लिनक्स की हो, चाहे वो विंडोज की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो ड्राइवर की हो, चाहे वो गानों की हो, चाहे वो मूवीज की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। ISO 9660 उसका फाइल सिस्टम होगा सीडी का। तो इससे मुझे ये लगा पता कि शायद मैं अगर यहाँ जाऊं तो मुझे CD/रन में, मीडिया में, रूट में, RHEL 7.6 के अंदर ये टैब प्रेस किया, खुद ही आ गया है। और सीडी के अंदर एक फोल्डर होता है पैकेजेस का, उसमें जाऊंगा। PWD, अब देख ले मैं कहां पे आ गया हूं। पहले इस फोल्डर में गया, फिर इन तमाम फोल्डर से होता हुआ मैं पैकेजेस में आ गया। यहां पे मैं LS करूंगा तो मुझे ये सारे RPM मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कमांड क्या लिखी थी? पहली कमांड लिखी थी मैंने realm discover की कमांड लिखी थी। क्या करने के लिए लिखी थी? एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बनाने के लिए। इस कमांड के जवाब में उसने मुझे कहा कि क्लाइंट के ऊपर ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ आ गया और मैंने यहाँ पे आके पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, RPM -IVH SSD टैब प्रेस किया, पूरा नाम आ गया। सांबा कॉमन टूल्स आ गया नाम, टैब प्रेस कर रहा हूं, खुद ही नाम आ रहा है। और तीसरा कौन सा था? ADCLI, नाम लिखा सिर्फ, टैब प्रेस किया, खुद ही नाम आ गया। तो मुझे 3 पैकेजेस 3 RPM करने थे। RPM I का मतलब है इंस्टॉल करो, V का मतलब है वर्बोस हो, मुझे दिखाना, वेरीफाई करना, हाँ भाई कर दिया। H का मतलब है जब इंस्टॉल हो रहा हो तो हैशिंग के फॉर्मेट में दिखाना कि भाई कितना हो गया, परसेंटेज दिखाना कितनी हो गई। वो हैश चलते रहेंगे जिससे हमें पता चलेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ब्लू लाइन चल रही होती है। और SSD, सांबा कॉमन टूल्स और ADCLI, ये 3 वो हैं जो मुझे इंस्टॉल करने थे। इनके नाम लिख के मैंने इंटर कर दिया। जब इनके नाम लिख के मैंने इंटर किया तो उसने मुझे कहा कि भाई, जैसे होता है ना, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओ तो बोलता है .NET फ्रेमवर्क चाहिए। फिर आपने .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दिया तो उसने कहा भाई .NET फ्रेमवर्क के अलावा एक और चीज भी चाहिए। तो ये इसी तरह जब मैंने ये RPM इंस्टॉल करने की कमांड चलाई तो उसने मुझे कहा कि भाई आपको तो ये सारी चीजें भी चाहिए, ये सब भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये था RPM -IVH की कमांड से इंस्टॉल करने का। हम जब पैकेज मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम आपको डिटेल बताएंगे कि RPM की कमांड में अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको मैन्युअली आपको 2 काम करना पड़ते हैं। एक तो आपको उस जगह जाना पड़ेगा जहां पे सारे पैकेजेस, सारे RPM रखे हुए हैं, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, LS करें तो वहां पे सारे RPM हो। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि RPM की कमांड कभी भी
कोई डिपेंडेंसी हो तो रिजॉल्व नहीं करती ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पे मैं इसको कह रहा हूँ RPM माइनस IVH ट्रिपल SD इंस्टॉल कर दो, ये इंस्टॉल कर दो। तो जब इंस्टॉल करने के लिए गया तो इसने मुझे ट्रिपल SD की जो कि मेन सॉफ्टवेयर है, ये देखे ना, ये मेन सॉफ्टवेयर है, बता रहा है कि भाई ये क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने के लिए उसने इतनी डिपेंडेंसी दे दी। तो लिनक्स में हम ये कहते हैं कि अगर आपको इतनी डिपेंडेंसीज का इशू आए तो आप RPM की कमांड इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप कमांड इस्तेमाल करें कौन सी, यम की। लेकिन यम की कमांड को यूज करने के लिए भी आपको कुछ काम जो है वो कमांड चलाने से पहले करना पड़ता है। और वो काम क्या है? सबसे पहली चीज, मैंने अपनी DVD को LS SCSI जो मेरी DVD है उसका नाम, इस कमांड से मुझे DVD का नाम पता चलेगा, उसका नाम है डिवाइस SR0। क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि लिनक्स में अगर आप कोई भी डिवाइस लगाएं तो लिनक्स उसको ये नाम दे देता है डेव के अंदर। तो मैंने कमांड लिखी है, माउंट करो मेरी डिवाइस को SR0 को, एक फोल्डर है जिसका नाम है मीडिया, उस फोल्डर पे। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं बचना चाहता हूं इस चीज से। इतना यहां से लेके यहां तक का पूरा फोल्डर मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं ये करूं कि माउंट करो /device SR0/media। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी DVD को ये कह दिया है कि अब आपके जो भी कंटेंट्स हैं जो आपके अंदर हैं वो सारे के सारे मीडिया के फोल्डर में आने चाहिए, ये मैंने इसको कह दिया है। तो अब अगर मैं मीडिया के फोल्डर में जाऊंगा CD/media, तो वहां पे CD/media, तो वहां पे मुझे पैकेजेस का फोल्डर मिलेगा और मैं उसके अंदर सारे RPM मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम तो मैंने क्या किया है, क्या हो गया? पहला काम मैंने क्या किया है, माउंट किया है अपनी DVD को मीडिया के फोल्डर पे। जरूरी नहीं है कि आप मीडिया के फोल्डर पे माउंट करें, आपकी मर्जी, आप किसी भी फोल्डर पे माउंट कर दें, एक चीज। और दूसरी चीज, जब आपने माउंट कर दिया तो फिर आपको एक फाइल क्रिएट करना पड़ती है। कहां पे? इसकी ये लोकेशन है, परमानेंट लोकेशन है लिनक्स में, ETC के फोल्डर में, yum.repos.d के फोल्डर में, किसी भी नाम से आप कर दें, जैसे मैंने किया है dvd.repo। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है वो रेपो होगा, रेपो। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जब मैं यम की कमांड चलाऊं तो डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएं। और इसमें मुझे लिखना क्या है, इसके अंदर 5 लाइनें मुझे लिखनी है जो कि मैंने लिख दी हैं। लिखा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसको मैंने सेव किया, कौन सी फाइल में लिखी है भाई, फाइल का नाम भी देख लें और फाइल के अंदर के कंटेंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके आप देख लें। अब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में आप एक काम करते हैं, जो भी माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा होता है वो एक काम करता है कि उसने अपनी मशीन को अपडेट करना है, एक बटन बना होता है अपडेट का, उसने वो बटन प्रेस कर दिया। जब उसने ये बटन प्रेस किया, इस बटन के ऊपर इंटर किया, इस बटन को सिलेक्ट किया, जब इस बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ, मशीन अपडेट होना शुरू हो गई। अब अगर मैं उससे ये पूछूं कि मशीन जो अपडेट हो रही है कहां से हो रही है, तो उसका जवाब होगा मशीन अपडेट हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। अपडेट तो माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल रही होंगी, वहीं से हो रही है। मैं उससे पूछूं साइट का URL बताओ, तो उसका जवाब क्या होगा, बोला माफ कर दो भाई तैयब भाई, उस्तादी ना दिखाओ भाई, जाओ यार, यही बोलेगा ना भाई।
और क्या बोलेगा भाई आप? शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं हुई? फिर भी इतनी टेंशन है यार तुम्हें मोबाइल की। चलो लगा लो। तो बेचारे शादीशुदा लोगों को होती है कि भाई घर जाऊंगा तो बेगम शक करेगी। अच्छा, तो हमें यूआरएल का पता नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है यूआरएल के बारे में जानने की। जब आप यम की कमांड चलाते हैं, आरपीएम क्यों नहीं चला रहे? आरपीएम इसलिए नहीं चला रहे कि जब मैंने आरपीएम की कमांड चलाई तो उसने मुझे एक पैकेज को इंस्टॉल करने की 10 डिपेंडेंसी दे दी। जब उन 10 को इंस्टॉल करने जाऊंगा तो हो सकता है और मजीद 5 डिपेंडेंसीज आ जाए, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा। पैकेज की इंस्टॉलेशन के लिए मैं यम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो भी डिपेंडेंसी होगी वो ऑटो रिजॉल्व कर देगी। ये ऑटो रिजॉल्व करती है डिपेंडेंसीज। अच्छा, लेकिन ये ऑटो रिजॉल्व करती कैसे? कि जैसे हम लिखेंगे यम इंस्टॉल करो कोई भी चीज, कोई भी पैकेज का नाम मैं लिखूंगा, तो इस यम को कैसे पता चलेगा कहां से करनी है, सोर्स क्या है? तो उसके लिए एक लोकेशन है जो कि ETC के अंदर yum.repos.d है। ये वो लोकेशन है कि जहां पे जिस लोकेशन के अंदर जाके हम यहाँ पर अपनी फाइलें रख देते हैं। फाइलों के नाम क्या हो सकते हैं? नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन रेपो होना चाहिए। तो मैंने एक फाइल रखी है जिसका नाम है dvd.repo, और उसमें लाइनें कितनी होनी चाहिए? 5 लाइनें मैंने लिखी हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो कौन सी है? वो ये है कि भाई आपने जाना है यम, तुमने जाना है इस dvd.repo की फाइल को पढ़ना है, और इसके अंदर /media के नाम का एक फोल्डर है, वहां जाना है। इस फोल्डर के अंदर सारे पैकेजेस मौजूद हैं। यहां से आपने पैकेजेस उठा लेने हैं, और उनकी जो डिपेंडेंसीज हो वो भी आपने यहां से उठा लेनी है। अगर मेरी मशीन रजिस्टर्ड होगी तो जैसे ही आप मशीन को रजिस्टर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरह, जैसे ही आप मशीन को रजिस्टर करते हैं, यहां पर एक और फाइल बनी हुई आ जाती है, उसका नाम होता है redhat.repo। अभी हो सकता है आपके सिस्टम में हो लेकिन एम्प्टी हो, खाली हो, लेकिन जैसे ही आपने अपनी मशीन को रजिस्टर किया, हम देखेंगे यहाँ पे वो सारे HTTP के URL आ जाएंगे redhat.com के, वो इस फाइल में आ जाएंगे। तो क्या होगा, जब भी हम यम की कमांड चलाएंगे वो इस फाइल को पढ़ेगी और HTTP यानी कि रेडिट की रेपोजिटरी पे जाके, रेडिट की साइट पर जाके सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेगी जो भी हमने लिखे होंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी मैंने कमांड लिखी है, ये पूरा रेपोजिटरी का प्रोसेस चला दिया, और कमांड देखें मेरी कमांड क्या है। कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने थे, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। मैंने लिखा यम इंस्टॉल SSD और सांबा -common -tools, सिर्फ नाम लिखना है, वर्जन देने की जरूरत नहीं है। पहले जब आप RPM की कमांड लिखते हैं तो आपको पूरा फुल नाम देना पड़ता है RPM तक। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नेम देने हैं, सांबा कॉमन टूल्स और ADCLI। ये 3 चीजें हैं जो मुझे इंस्टॉल करनी है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन डोमेन ज्वाइन करे माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी। मैं इसको एंटर करने जा रहा हूँ। किसी को अगर कोई बात मैंने बताने की कोशिश की है और वो नहीं समझ पाया तो वो सवाल कर ले, मैं उसका पहले जवाब देता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ। सारी डिपेंडेंसी डाल देता हूँ। हाँ, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं एग्जाम में, जैसे SSD करके डायरेक्ट लिख दिया, हाँ, तो उस डायरेक्ट के साथ सारे। अच्छा, इन्होंने एक बात बताई है, और वो बात इन्होंने ये बताई है कि आप क्यों नहीं ऐसे करते कि आप लिखें यहाँ पे RPM -IVH, और आपको सांबा का कॉमन का टूल्स चाहिए ना, आपको ये चाहिए, तो आप क्यों ना ऐसा करें कि आप यहाँ लिखें सांबा और डैश करके स्टेरिक लगा दें, तो सांबा के जितने भी होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें, इनकी बात को मानते हुए कि हमें एक तो सांबा का करना है,
और ट्रिपल एसडी का करना है तो पहले हम सांबा का करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इंटर। उसने आरपीएम की कमांड में मुझे मैसेज दिया है फाइल नॉट फाइंड बाय क्लॉक, ये मैसेज दे दिया कि भाई इसमें आप ये वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते। हटा दूं? इन्होंने कहा कि भाई ऐसे हटा दें डैश और ये कर दें। अब मैंने कहा ऐसे कर देते हैं भाई, गलत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई आप उस डायरेक्टरी में तो जाएं। आरपीएम की तो कमांड का जो है ना ऑप्शन ये होता है कि आप मीडिया में पैकेजेस के फोल्डर में जाएं और यहाँ जाके आरपीएम -IVH SAMB सांबा ये भी हटा दें और स्टोरी लगा दें। अब देखें क्या होता है। तो मैंने कहा इंटर। अब जब मैंने ये कर दिया तो उसने मुझे और कुछ पता नहीं कितनी डिपेंडेंसी का मैसेज दे दिया। ये देखें, फेल्ड डिपेंडेंसीज। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक गेम इंस्टॉल करने जा रहा हूं विंडोज में, तो विंडोज में गेम इंस्टॉल करने के लिए वो कहता है मुझे डायरेक्ट एक्स का सॉफ्टवेयर चाहिए। सही है? तो मैं सांबा इंस्टॉल करने जा रहा हूं। सांबा मुझसे बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसीज मांग रहा है, ऐसी फाइलें मांग रहा है कि जिनका नाम सांबा नहीं है, बल्कि उनका नाम क्या है, उनके नाम इस तरह के हैं। तो इसलिए वो वाली जो अप्रोच है, वो अप्रोच हमारे इस केस में नहीं चलेगी। कुछ जगहों पे चल जाती है, हमारे इस केस में नहीं चलेगी। हाँ, इसने एक और बात बोली, ये भी होशियार है। इसने कहा भाई आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको बोलें नो डेप्स। आप ऐसा कर दें कि नो डेप्स, डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करो। ठीक है? तो ये भी ऑप्शन हम कर सकते हैं। भाई लिनक्स है, लिनक्स में तो आपके अगर पास कीबोर्ड है और आपके पास टर्मिनल है, बस आप जो चाहें, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है? सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं इसको ये कहूँ कि यम इंस्टॉल ट्रिपल एसडी ऐसे सांबा कॉमन टूल्स और ADCLI, ये 3 वो पैकेजेस हैं जो मुझे चाहिए क्या करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन करने के लिए ये चाहिए। इसमें से कुछ हमारे पास 2 ये मौजूद थे, बाकी 3 ये नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आया यम इंस्टॉल। जैसे मैं यम इंस्टॉल करूंगा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या होगा। क्या होगा? जैसे ही आपने यम इंस्टॉल किया, यम जो है वो कहाँ गया? यम यहाँ गया, वो इस फाइल में गया etc में yum.repos.d में static.repo। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है dvd.repo। उसने इसको पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद उसको पता चला कि मुझे मीडिया की डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे सारे आरपीएम पड़े हुए हैं और वहां से आरपीएम लेके इंस्टॉल करके उनकी डिपेंडेंसी खुद से रिजॉल्व करके क्या मैसेज दे रहा है कि आपने सिर्फ 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने का कहा था, उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो हैं 18। क्या है भाई? 18 डिपेंडेंसीज हैं। तो ये काम मैं ऑटोमेटिकली कर दूंगा, ये काम मैं ऑटोमेटिकली करूंगा। आपने सिर्फ Y प्रेस करना है। आप Y प्रेस करेंगे, सब इंस्टॉल हो जाएंगे। एक चीज आपको कंफर्म कर रहा हूं, मैंने कहा नो, कंफर्म करने के लिए सिर्फ vi/etc में गया, yum.repos.d में गया, dvd.repo में गया और यहाँ पे आके इनेबल की जगह पे मैंने कर दिया 0 का मतलब है डिसेबल, यानी कि इस वाली फाइल को रीड नहीं करना, इस वाले URL पे नहीं जाना। अब जरा देखें अब क्या होगा। अब इसका बिहेवियर क्या यही होगा? चेक करते हैं। अब इसका बिहेवियर क्या है भाई? ये कह रहा है भाई द सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड विद एन एंटाइटलमेंट सर्वर। बोला सब्सक्राइब करो, इस मशीन को रजिस्टर कराओ ताकि तुम्हें जो है वो फिर रेपो लिस्ट की कमांड चलाओ ताकि तुम्हें रेपोजिटरीज मिल जाएं। रेपोजिटरीज इनेबल करो, फिर तुम इस काबिल होगे कि तुम जाके क्या कर सको। क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है? अभी ये यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने कहा था ये इंस्टॉल करो, इसने आके रेडिट की फाइल को पढ़ा। रेडिट की जो रेपोजिटरी की फाइल है वो देखो मौजूद है इसमें, लेकिन कैसे मौजूद है? एम्प्टी है, खाली है। क्या लिखा हुआ इस फाइल में, इस लोकेशन पे?
क्या लिखा हुआ है? बोला if this file is empty and this system is subscribed, consider a yum repo restore to refresh available repos. बोला भाई ये जो है ना वो आपकी मशीन रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपकी मशीन रजिस्टर्ड होगी तो इसके अंदर लाजमी जो है वो रेपोजिटरीज के नाम लिखे हुए आ रहे होंगे। अब मेरे केस में ये रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने जब मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं वो रेडिट के पास जो 15,000 20,000 आरपीएम मेरे लिए रखे हुए हैं वो मैं नहीं डाउनलोड कर सकता। तो मेरे पास तो डीवीडी है जिसमें 5,000 आते हैं, वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने इस फाइल में जाके इनेबल की जगह पे क्या कर दिया भाई, 1 का मतलब है इनेबल ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो ये मैंने इसमें लिख दिया। इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, ये नाम है डीवीडी, इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नाम में कुछ भी रख सकते हैं। ये वो पाथ है, आपके पास जहां कहीं भी आरपीएम रखे हुए होंगे आप उसका पाथ यहाँ पे दे देंगे। अब मेरे पास चूंकि मेरे पास लोकल डीवीडी लगी हुई है, एक फोल्डर के साथ मैप हुई हुई है, तो मैंने फाइल दे दिया file://media। ठीक है। अगर वो आमतौर पे हम क्या करते हैं, रिकमेंडेड क्या होता है कि आपने एक सर्वर बना लिया। अगर आपके 15-20 सर्वर हैं तो आपने एक जगह पे डीवीडी लगाई, उसको वहां पे मैप करा दिया और उसको जो है शेयर कर दिया। और हम यहाँ पे उसको बता दें भाई हमारे पास फाइल नहीं है, लोकल नहीं है, बल्कि HTTP सर्वर पे रखा हुआ है, FTP सर्वर पे रखा हुआ है। वो हम FTP बना के उसके ऊपर सारे आरपीएम डाल के ये काम कर सकते हैं। इनेबल का मतलब है ये रेपोजिटरी काम करे। GPG चेक, ये माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे ही है जैसे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, ये GPG चेक क्या करता है, क्या चेक करता है? ये सिर्फ ये चेक करता है कि क्या जिस सीडी से इंस्टॉलेशन की जा रही है वो सीडी वही ओरिजिनल सीडी है जिससे मुझे इंस्टॉल किया गया है। पहली बात, क्या ये वही सीडी है जिससे मुझे इंस्टॉलेशन की गई थी? ऐसा तो नहीं कि किसी और सीडी से इंस्टॉलेशन की जा रही हो और पैकेजेस किसी और सीडी से इंस्टॉल हो रहे हो। तो इसका काम है GPG चेक का वेरीफाई करना। इसका काम है ये वेरीफाई करना कि कोई भी ऐसी किसी सोर्स से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए कि जो सोर्स रिलायबल नहीं है। ये इसका काम है। तो हमने इसको यहाँ पे कर रखा है GPG चेकिंग की जो है वो 0। हमारी मर्जी, हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप उसकी सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे पास 2 सीडीज हो, एक सीडी से मैंने यहाँ इंस्टॉलेशन की हो, दूसरी से मैंने यहाँ की हो। इंस्टॉलेशन के बाद वो सीडी जो है वो मिक्स हो गई। अब मैं अगर यहाँ वाली सीडी से वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे उसको एरर देगा वो मुझे। तो मैंने उसको कह दिया GPG चेक = 0 का मतलब है ये वाली चेक, ये चेक नहीं करना। ये dvd.repo के अंदर मैंने काम किया है और अब मैं दोबारा चला गया और मैंने yum install की कमांड चलाई है। तो मेरे पास ये सारे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होने थे ये इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने इसको Y प्रेस कर दिया। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने को कहा गए थे 3 वो भी करो और उसके साथ साथ उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उनको भी इंस्टॉल करो। ये इंस्टॉल हो गया। और जब ये इंस्टॉल हो गया तो इससे पहले मैंने अपने दूसरे टर्मिनल पे कमांड चलाई थी, ये आपके सामने। एक्टिव डायरेक्टरी के चेक करने के लिए डिस्कवर किया और अब सिंपल सी कमांड है और वो है ज्वाइन। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रेडिट की मशीन, RHEL की मशीन एक्टिव डायरेक्टरी को माइक्रोसॉफ्ट की ज्वाइन कर ले तो ये सिंपल सी कमांड है जो मैंने यहाँ पे दी है। आप देख लें। मैं आपको पहले विंडोज़ की मशीन पे ज्वाइन करने से पहले एक चीज़ दिखा दूं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे वो इस चीज़ को जो है वो कंफर्म कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, जब भी आप किसी मशीन को ज्वाइन करते हैं तो मेरा अपना ख्याल ये है, मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जब भी कोई विंडोज़ की मशीन हो या लिनक्स की मशीन हो, जब वो ज्वाइन करती है, मशीन जब ज्वाइन करती है, मेंबर बनती है, तो कंप्यूटर्स के अंदर उसका नाम आ जाता है। सही कह रहा हूँ ना भाई? ठीक है। अभी मैंने रेडिट की मशीन को ज्वाइन नहीं किया,
जैसे ही मैं ज्वाइन की कमांड चलाऊंगा और यहाँ पे आके वेरीफाई करूंगा तो ये यहाँ पे आ चुका होगा। अच्छा, ज्वाइन करने की एक कमांड ये है और ज्वाइन करने की एक कमांड ये है। ये दो कमांड्स हैं ज्वाइन करने की। अच्छा, पहले वाली कमांड में मुझसे वो पूछेगा विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और दूसरी वाली कमांड में वो मुझसे विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं पूछेगा बल्कि आईटी सपोर्ट के नाम से जो मैंने यूजर बना रखा है उसका पासवर्ड पूछेगा। भाई एडी का एडमिनिस्ट्रेटर का काम थोड़ी है कि कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसकी विंडोज इंस्टॉल करे और उसकी एडी ज्वाइन करे। ये एक्टिव डायरेक्टरी के एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है, ये तो आईटी सपोर्ट के लड़कों का काम है कि जिसकी विंडोज खराब हो गई है उसकी विंडोज दोबारा इंस्टॉल करें और उसकी मशीन को दोबारा एडी से ज्वाइन कराएं। ये तो उनका काम है। तो अब फर्ज करें कि उनके पास या हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि मैं उनको ये कहूं यार तुम जब उसकी मशीन ज्वाइन करवा रहे हो तो मुझे बुला लेना, मैं आके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल दूंगा अपने हाथ से। एक ऑप्शन ये है और मेरे पास एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक यूजर क्रिएट कर दूं जिसको ये राइट्स हो कि वो डोमेन ज्वाइन करा सकता है और मैं उनको उसका पासवर्ड दे दूं। तो मैंने अभी जो अप्रोच यूज की है, इस वक्त मेरे पास तो एडी में कोई भी यूजर बना हुआ नहीं है तो मैं अभी बनाऊंगा जाके। तो मैंने वहां पे रियलम किया ज्वाइन, उसने मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगा। विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा है ये। मैंने $$$W0RD ये पासवर्ड दे दिया। जैसे ही मैं ये पासवर्ड दे के एंटर करूंगा, अगर कोई एरर नहीं आया तो मेरे पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा और इस प्रॉम्प्ट के आने का मतलब है कि विंडोज की मशीन के पास मेरा नाम, मेरी एंट्री आ गई। आई नहीं? आ जानी चाहिए थी ना। मैंने कहा था ज्वाइन करना है। हाँ, इन्होंने किसी ने चुपके से कहा कि रिफ्रेश तो कर लें, तो रिफ्रेश करने का बटन यही है ना भाई। मैंने प्रेस किया, मेरी मशीन यहाँ पर आ गई। ये कौन सी मशीन है? इसका नाम क्या है? RHEL SRV1। ये एक कंप्यूटर मशीन है। मैंने इसको कहा कि भाई जरा इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, क्या है ये, कुछ इसके बारे में डिटेल बताओ। तो कह रहा है इसका पूरा नाम है RHEL SRV1.classroom.lab। ठीक है, ये मशीन है और बाकी उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके पास आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसकी कोई डिटेल अगर आप देना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं खुद भी, और वो भी आपके पास ऑप्शन है। ये वो मशीन है जो RHEL की है, जो अभी अभी हमने ज्वाइन की है और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गई। अच्छा, अगर फर्ज करें कि मुझे इसको अनज्वाइन करना है, अगर मुझे अनज्वाइन करना है, हाँ सब करा के दिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब मैं चाहता हूं इसको अनज्वाइन करें, तो क्या ऑप्शन है भाई? सर ने नहीं बताया, सर ने ज्वाइन करने का तो बता दिया, ये नहीं बताया कि उतरना कैसे है। तो भाई उतरने के लिए आपको मैं चाहता हूं ऐसे लोग तैयार हों जो सर से भी आगे हों, सर को पूछना पड़े यार वो बताओ कैसे करते हैं यार। तो मैंने यहाँ पे लिखी हेल्प, एक ऑप्शन ये है और दूसरा मैन का ऑप्शन तो मौजूद है। जब मैंने हेल्प लिखी तो सर ने मुझे नहीं बताया था, उसने मुझे बताया। सर से मैंने पूछा था एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई ऑप्शन है? सर ने बोला नहीं है। लेकिन जब मैंने हेल्प लिखी तो उसने मुझे बताया कि नहीं, नॉर्मल यूजर से भी हो सकते हो और अनरोल दिस मशीन फ्रॉम अ रियलम टू लीव। ज्वाइन करने का ऑप्शन क्या था? बोला ये। लीव करने का ऑप्शन ये। -P लगा दोगे तो डिटेल ज्यादा आती है। जैसे हमने डोमेन ज्वाइन कराया ना, अब इसने डोमेन कैसे ज्वाइन किया, क्या किया, हमें बताया नहीं, चुपचाप कर दिया। पीछे उसने कौन सी फाइल में क्या किया, क्या एंट्री की, क्या मैचिंग की, कुछ नहीं बताया। V लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं देखना चाहता हूं कि बैक एंड पे तुम क्या कर रहे हो। तो अब मैं डोमेन को ज्वाइन भी करा सकता हूं और डोमेन को लीव कराने का भी ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। एक बात। दूसरी बात ये कि
किस यूजर को ये अलाउ करना है कि वो इस पे लॉगिन करे और किस यूजर को डिनाई करना है कि वो इस पे लॉगिन नहीं करे। केस जरा समझिएगा, पहले मैं आपको लीव करके दिखा दूं, फिर मैं आपको केस समझाऊंगा। क्या किया भाई, LEAV लीव और classroom.com, कुछ एंट्री तो डालनी नहीं है, एंटर किया, उसने मुझे लीव कर दिया, यानी कि डोमेन से अनज्वाइन कर दिया। जब डोमेन से अनज्वाइन हो जाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट की AD ने वहां से इसका नाम हटा दिया होगा रिफ्रेश करने के बाद। कहीं ऑप्शन है रिफ्रेश करने का? कंप्यूटर में चला गया, ये नाम यहाँ पर ऐसे ही आ रहा है। मैंने कहा इसको दोबारा रिफ्रेश कर दो, हटा देता ना वो या नहीं हटाता? नहीं हटाता, कंफर्म है? मैनुअली अगर आप डोमेन ज्वाइन कर अनज्वाइन कर दो तो इसने बोला भाई नहीं हटाता। इसकी बात मान लेते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड है, इसलिए मान लेते हैं। तो मैंने इसको जनाब 3 दफा 4 दफा रिफ्रेश किया, डोमेन ज्वाइन हो गया, उसकी एंट्री हो गई। अब ये यहां से इसको, अच्छा यहां से इसको इसने अनज्वाइन कर दिया है, आप देख लें। अब मैं दोबारा ज्वाइन करा रहा हूं, कैसे करा रहा हूं भाई, ज्वाइन करा रहा हूं और उसके साथ मैंने -V लगा दिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मुझे कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएगा डोमेन ज्वाइन करने की। क्या डिटेल्स हैं, क्या डिटेल बताई, क्या डिटेल बताई? कह रहा है मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, रिजॉल्व कर रहा हूं ldap_tcp classroom.lab। ये जो कमांड है, ये वो कमांड है जो हमने स्टार्ट में चलाई थी। ये एक रिकॉर्ड होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के DNS में बनता है, इसको बोलते हैं SRV रिकॉर्ड। ये पहले चेक करता है, इस रिकॉर्ड से चेक करने से पता चलता है कि एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर कौन कौन से हैं, कहाँ चल रहे हैं। ये उसने क्यूरी की और क्यूरी करने के बाद इसको पता चला कि हमारे सर्वर का IP ये है, सक्सेसफुली डिस्कवर्ड। बोला इस डोमेन का ये LDAP सर्वर यहाँ चल रहा है, इस क्यूरी से पता चला। फिर मैंने, उसने पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड के बाद की बात क्या होगी वो भी आप देखिएगा, डिटेल दिखाएगा। क्या डिटेल बताई, ये लिनक्स है। क्या बताया उसने, कहा मुझे ये फाइलें चाहिए भाई, ये रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, ठीक है, ये वो फाइल है जिसके अंदर मैं जाके इंक्रीज करूंगा। पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दे दिया। मैसेज क्या है, फेल टू ज्वाइन डोमेन, फेल टू लुकअप DC इनटू फॉर डोमेन और RPC, दिस इज आइदर ड्यू टू बैड यूजरनेम ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन, ज्वाइन इन रिक्रूटमेंट दे फेल। क्या वजह हो सकती है? मैं दोबारा आया, मैंने कहा यार ज्वाइन तो कराओ भाई, और पासवर्ड मैंने कहा इस दफा मैं सही डाल देता हूं ताकि मुझे पता तो चले। क्या मैसेज आया, सक्सेसफुली। पहले क्यों नहीं आया था? पासवर्ड मैंने गलत डाला था जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। फिर दोबारा कमांड वही लिखी, उसने पासवर्ड पूछा, पासवर्ड की सारी इंफॉर्मेशन भेजी, शॉर्ट डोमेन नेम क्लासरूम, ज्वाइन RHEL सर्वर टू DNS डोमेन classroom.lab, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दोबारा। कह रहा मैंने ये सिस्टम के अंदर सर्विस इनेबल कर दी है, ये सर्विस इनेबल कर दी है मैंने। फिर कह रहा मैंने इस सर्विस को स्टार्ट भी कर दिया है क्योंकि ये वो मेन सर्विस है। और उसके बाद कह रहा भाई मैंने सारा काम कर दिया और एक सर्विस ये भी इनेबल की है, एक सर्विस ये स्टार्ट कर दी है, ये सारा काम मैंने कर दिया है। आपकी मशीन ने डोमेन ज्वाइन कर लिया है। अब आप अगर आप विंडोज की मशीन में दोबारा जाओ और दोबारा जाके चेक करो तो आपके पास तो ये नाम तो पहले से ही आ रहा है, ये नाम ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको यूजर लॉगिन करके दिखाना है। तो अब मैं यूजर लॉगिन करके दिखाने से पहले की कोई बात अगर आपको लिनक्स के हवाले से पूछनी है तो आप पहले पूछें, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं आगे की बात करूंगा। कमांड्स देख लें हिस्ट्री में जो कमांड्स लिनक्स के अंदर AD का डोमेन ज्वाइन करने की जो 2 कमांड्स हैं, वो कमांड्स कौन सी हैं? वो कमांड्स हैं 47 नंबर पे और 50 नंबर पे। ये 2 वो कमांड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। बस इससे पहले जितनी फाइलों के नाम उसने बताए थे ना, ये सब फाइलों में 5-6 जगहों पे जाके हमें मैन्युअली लिखना पड़ता था।
जब से रियलम आ गया RHEL 7 में, अब वो काम खत्म हो गया। हमारा इतना सा काम हो गया कि हमने सिर्फ ये 2 कमांड चलानी है। पहली डिस्कवर की, और डिस्कवर में हमें जो मिले, अब देखें डिस्कवर का रिजल्ट क्या आ रहा है। आपने डिस्कवर का रिजल्ट पहले भी देखा था, अब देखें अब क्या कह रहा है। कॉन्फ़िगर्ड के अंदर कह रहा है हाँ मैं कर्बरॉस का मेंबर हूं। पहले लिखा हुआ क्या आता नो, अब लिखा हुआ रहा है यस। अगर मैं इसको अभी लीव कर दूंगा, लीव, तो ये ऑप्शन जो आ रहे हैं खत्म हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ नो आ जाएगा। और वो बता रहा है कि आपकी जो लॉगिन का फॉर्मेट है, लॉगिन का जो फॉर्मेट है वो ये है %u, यानी कि यूजर का नाम @classroom.lab। अब मैं जो AD में यूजर बनाऊंगा उसको रेडिट पे कैसे लॉगिन करूंगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यूजर में आया, यहीं पे एक मैंने नया यूजर क्रिएट किया। यूजर का नाम मैंने रखा है PAPPU पप्पू, लास्ट नेम KHA खान और PKHAN खान, ये नाम है। नेक्स्ट, पासवर्ड दे दिया ABC123 ABC123 यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, यस। चलो इसमें ये वाला ऑप्शन रखते हैं, फिनिश। इसी तरह दूसरा यूजर बनाया, उसके ऊपर ये वाला ऑप्शन नहीं दूंगा, दोनों आपको लॉगिन करा के दिखाता हूं। किंग खान के खान, इसका ये रख दिया। और उसके बाद ABC123 पासवर्ड सेम रख दिया 123 और इसको ये कह दिया कि भाई यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। उसको कहा था यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड। ये देखूंगा कि क्या लिरिक्स की मशीन पे भी अप्लाई होता है कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड। इसको नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये 2 यूजर बनाए। अब आ गया लिनक्स की मशीन पे। अब मैंने यहाँ पे मशीन के ऊपर इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पहले एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं रूट से लॉगिन हुआ हूँ और मैं ज्वाइन करता हूँ तो कैसा मैसेज आएगा देखते हैं। स्विच यूजर डैश P खान @CLASSRWM classroom.lab, स्विच यूजर P खान @classroom.lab। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको दिखाऊं, एक कमांड लिख रहा हूं। एक कमांड लिखी है get ENT pass WD P खान, और एक कमांड लिखी है K खान। इसने मुझे शो नहीं किया। एक्ट डायरेक्टरी केस में शो नहीं करता, LDAP का भी दिखाऊंगा तो उसमें ये शो करता है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं यूजर को लॉगिन करने। स्विच यूजर एक तरीका, स्विच यूजर P खान @CLASSRWM classroom.lab, एंटर किया। और अब मैंने चेक किया कौन लॉगिन हुआ है। उसने कहा ये P खान लॉगिन हो गया है। ये इसका पैटर्न था लॉगिन होने का जो उसने मुझे बताया था, और इसने लॉगिन कर दिया। जब आप रूट से लॉगिन कर रहे हैं वो आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करता। ये सिर्फ चेक करने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि हो रहा है या नहीं हो रहा। अब दूसरा देखो, मैंने P खान के बजाय जो है ना T खान कर दिया, जो कि यूजर है ही नहीं, यूजर बना हुआ ही नहीं है, बोला T खान। क्या मैसेज दे रहा है? यूजर T खान @classroom.lab does not exist। इसका मतलब है ये सही यूजर पे जा रहा है। दोबारा एक दफा देखें, P खान करूंगा चला जाएगा, और K खान करूंगा तो उसको भी लॉगिन कर देगा। Who am I? कह रहा है K खान। एग्जिट कर रहा हूं, ये एग्जिट हो गया। एक मिनट, यहां पे गया और जाके यहां से कहा यार यूजर को डिसेबल अगर मैं कर दूं तो क्या होगा। पप्पू खान को अगर मैं यहां से कर दूं डिसेबल, तो अब क्या वहां पे लॉगिन होगा? चेक करते हैं, सवाल कर लेना अभी, 1 मिनट रुक जाओ। लॉगिन करने के लिए चलो यहीं पे जाते हैं। P खान लॉगिन हो गया, तो वहां से तो यूजर डिसेबल हुआ है। एग्जिट, सिंक होने में नहीं। अब देखें यहाँ पे मैं आया, Ctrl Alt F2,
वहाँ तो वो रूट से लॉगिन हुआ हुआ है ना, अब यहाँ पे वो उससे पासवर्ड भी प्रॉम्प्ट करेगा। अब ज़रा देखिएगा कमांड मैंने क्या लिखी है, PK, पहले T वाला नहीं सॉरी K वाला, KHAN K खान @CLASSROOM classroom.lab, इसको मुझे लॉगिन करना है। इंटर, उसने पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने ABC123 प्लस माइनस पासवर्ड रखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मशीन लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन हो गई। हु एम आई, कौन है भाई ये? उसने कहा ये के खान है, एग्जिट। दोबारा आया और कहा PKHAN खान @CLASSROOM classroom.lab, उसने पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने पासवर्ड डाल दिया ABC123 प्लस माइनस, वहां पे यूजर डिसेबल किया था। फिर एक दफा और डाल रहा हूं, PKHAN खान @CLASSROOM classroom.lab, देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। फिर दोबारा पासवर्ड डाल रहा हूं वही ABC123 प्लस माइनस, इंटर। अब ये मुझे लॉगिन करने नहीं देगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो वजह ये है कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी से, चूंकि यहाँ पे आता है वेरिफिकेशन करने के लिए पासवर्ड की, यहाँ वेरिफिकेशन करने आता है, क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर रखा है इसलिए वेरिफिकेशन हो नहीं रही। इनेबल करूंगा, इनेबल हो गया और अब मैं लॉगिन कर सकता हूं। ये अभी आप देख लीजिएगा, सेम वही यूजर है, दो चीजें वेरीफाई होंगी, PKHAN खान @CLASSROOM classroom.lab, दो चीजें वेरीफाई होंगी, एक तो ये लॉगिन हो जाएगा ABC123 प्लस माइनस, और दूसरा ये मुझसे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी भेजे बोलेगा। क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी में कहा था कि जब यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो तो वहां पे वो मुझे पासवर्ड का ऑप्शन दे। कह रहा है अपना करंट पासवर्ड डालो जो कि ABC123 प्लस माइनस है, इंटर, और नया पासवर्ड डालो कैपिटल P $$W0RD123, कैपिटल P $$W0RD123। ये उसने मुझे लॉगिन कर दिया। ठीक है, कह रहा है 2 मरतबा फेल्ड आपका लॉगिन हुआ था, अब ये आपका लॉगिन हो गया। तो ये मैंने अपनी रेड हैट की मशीन को, अब एक चीज और, एक चीज माइक्रोसॉफ्ट में होती है, जरा देखिएगा, इसको तो मैंने कहा भाई लॉगिन कर दो बंद। अब एक चीज देखिएगा, फर्ज करें कि एडी जो है ना, एडी वो हमने कर दी बंद, एडी की पावर डाउन हो गई, एडी को मैंने बंद कर दिया, पॉज कर दिया मैंने मशीन को। अब जब मशीन को पॉज कर दिया तो क्या मशीन पिंग करेगी? वेरीफाई कर लेता हूं भाई, क्या मशीन पिंग करेगी? PING पिंग 192.168.40.200, ये मेरा एडी का IP है, पिंग करेगी? अब ऐसा समझ लो कि मैं अपना लैपटॉप निकाल के घर ले गया, मैं अपना लैपटॉप निकाल के कहाँ ले गया? घर ले गया। अब मेरे पास एडी नहीं है, मैं चला गया 5 दिन की ट्रेनिंग पे होटल के अंदर, ये मशीन लैपटॉप मेरा एडी के साथ ऑथेंटिकेट होता था। अब जब होटल में जाऊंगा और वहां जाके वाईफाई से इंटरनेट करूंगा ट्रेनिंग के लिए, तो क्या वहां पे ये लॉगिन होगा? हाँ, कैश में होगा तो लॉगिन हो जाएगा, मगर कनेक्ट नहीं होगा तो फायदा क्या? कनेक्ट नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है ना? फायदा तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं चलेगा। क्या ऐसे कर रहा है? अब इन्होंने एक बात की कि भाई लॉगिन तो कर जाएगा, तो मैंने कहा अच्छा भाई ट्राई करते हैं, लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। आपके ख्याल में करना चाहिए क्या? अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा PKHAN P खान @CLASSROOM classroom.lab, मैंने कहा भाई इसको लॉगिन करो। एडी तो बंद पड़ा हुआ है, पासवर्ड मांगा, मैंने ऐसे डाल दिया गलत पासवर्ड, एडी तो नहीं है ना, कोई भी पासवर्ड पुराना वाला डाल देते हैं, ऐसे डाल दिया, कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, गलत पासवर्ड डाला, बोला एडी तो है ही नहीं, गलत भी डाल दूंगा तो चल जाएगा। दे दो जवाब यार, ऐसा नहीं करो।
मना कर दिया। फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा PKHANP Khan@CLASSRMM classroom.lab lab और पासवर्ड पूछा उसने, तो मैंने सही पासवर्ड डाल दिया, कैपिटल P $$W0RD123 इंटर। उसने मुझे लॉगिन कर दिया। उसने मुझे लॉगिन कर दिया। क्यों लॉगिन कर दिया? रीजन क्या है? इसलिए लॉगिन कर दिया कि जब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर बनाया था इसको, तो मैंने एक फाइल के अंदर जाके, जरा गौर से देखिएगा, ये कौन सी फाइल है? जो सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए होता है क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल के अंदर जाके इसको ये कहा था कि भाई क्या करना है, क्या करना, हाँ, क्रेडेंशियल को कैशे कर लेना, ताकि बाय डिफॉल्ट कितने दिन तक करता है? बाय डिफॉल्ट विंडोज कितने दिन तक क्रेडेंशियल को कैशे करता है? हैं? कैसे? हाँ तो यार 40 का बता रहे हो, 40 डेज है, 42 डेज में एक्सपायर हो जाता है। पता होना चाहिए ना यार, लिनक्स के लोगों से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सब पता होना चाहिए। अब अगर मैं ये जानना चाहूं, और अब इसमें तो मैंने, इसमें कहीं लिखा हुआ है कितने दिन तक कैशे करो? कहीं ऐसी कोई बात लिखी हुई है? बस ये पता है कि भाई एडी है, इसका आईडी प्रोवाइडर, एक्सेस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई कितने दिन तक करो। तो अगर मैं चाहूं तो मैं उसकी भी डिटेल इसमें डाल सकता हूं। अभी मैं इसको नहीं छेड़ा, लेकिन मैं चाहूं तो डाल सकता हूं। ये मुझे बताएगा कि भाई एडी हमें कितने दिन का दे रहा है और मुझे यहाँ पे कितने दिन का रखना है। वैसे बाय डिफॉल्ट एडी के अंदर जो है वो कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए यार। जी, यहाँ तक कोई भी बात ऐसी है जो आपको पूछनी है तो आप पूछें। मैंने आपको ये बताया है कि लिनक्स की मशीन को, अगर आपको RHEL की मशीन को, अगर आपको एडी को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। कमांड सिर्फ 2 चलानी थी, लेकिन मैंने जो है ना वो काफ़ी देर उसके अंदर लगाई, सिर्फ आपको उसकी चीज़ें समझाने में कि उसको आप किस तरह से करेंगे। एक फ्रेश एक्टिव डायरेक्टरी की मशीन लें, एक रेड की मशीन लें और उसको आप ज्वाइन करा के जो है देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चैलेंज क्या आएगा और उस चैलेंज का रिस्पॉन्स आपको कैसे करना होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। एक बैंक है जिसके अंदर, जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि उनके पास 60 सर्वर्स हैं जो कि रेडिट के ऊपर चल रहे हैं, जिनके ऊपर उनकी एप्लीकेशन चल रही है मुख्तलिफ 60 सर्वर्स। 2 लोग काफी अरसे से टिके हुए थे, काम कर रहे थे 4-5 साल से। अब उसमें से एक साहब जो लिनक्स देखा करते थे वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। अब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए तो अब IT हेड जो है ना वो दूसरे वाले लिनक्स से जो अभी रह गया है लिनक्स का बंदा, उससे कह रहे हैं यार वो फैसल भाई के जो यूजर बना हुआ फैसल का वो तो रिमूव कर दो सबके से। बोला अच्छा बॉस कर दूंगा। बॉस ने फिर पूछा यार वो कर दिए? बोला अच्छा बॉस कर दूंगा। यानी कि उस यूजर का जो फैसल था, जिसके अकाउंट बने हुए सर्वर पे, उन सबको जाके 60 जितने भी सर्वर है 50 हो 60 हो सब पे से रिमूव करना, ये एक एक्टिविटी थी जो करनी थी। अच्छा जी, वो एक्टिविटी, और अब एक तो वो रिमूव करना है। अच्छा ये क्या इंतजार कर रहा है दानिश? ये इंतजार कर रहा है कि यार कोई नया बंदा आएगा ना तो एक ही साथ बैठूंगा, सारे सर्वर पे उसका अकाउंट का आईडी भी क्रिएट कर दूंगा और उसी का जो है वो सबका से डिलीट भी कर दूंगा। यूजर ऐड की भी कमांड चलाऊंगा, यूजर डेल की भी कमांड चलाऊंगा, एक साथ ही कर दूंगा। अब क्या हर सर्वर पे बार बार लॉग इन करो यार, इतनी लंबी एक्टिविटी। अब जरा बात को समझिएगा कि अगर आपको किसी एक मशीन पे आईपी डालनी हो तो कितना टाइम लगेगा? किसी एक मशीन पे आईपी एड्रेस डालना है, बॉस ने कहा यार आईपी एड्रेस डाल दो इसकी मशीन पे, कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 मिनट। और यही बॉस कहते हैं कि 100 मशीनों पे डालना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 मिनट 100 मशीनों पे डालने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार?
अगर एक मशीन पे 1 से 1.5 मिनट लगता है ना, तो 100 मशीनों पे डालने के लिए 500 मिनट लगेंगे। आप बोलोगे कैसे, तो आप करके देख लेना। बहरहाल अब ये एक्सरसाइज अब जब नया बंदा आएगा तो उसके लिए भी करना पड़ेगी 60 मशीनों के ऊपर जाके। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहना यार तैयब भाई कोई ऑप्शन बताओ यार, ये तो मैं कब तक ये इस तरह मैं काम करता रहूँगा यार, कोई ऑप्शन बताओ ऐसा कि बस 60 की 60 हो जाए। तो मैंने कहा यार अपनी मशीनों को एक दफ़ा जान छुड़ाओ, अपनी मशीनों को जो है सेंट्रलाइज एडी पे ऑथेंटिकेट करो, और उसके बाद जो है वो यूज़र तुम जो एडी पे क्रिएट होगा, जो पासवर्ड एडी पे होगा वही यूज़र नेम वही पासवर्ड सब पे चला करेगा। यूज़र को वहाँ से डिसेबल मार दो, सब पे डिसेबल हो जाएगा। यूज़र को वहाँ से इनेबल कर दो, सब पे इनेबल हो जाएगा। यूज़र को वहाँ से एडमिन के राइट्स दे दो, एडमिन के राइट्स मिल जाएंगे। बहरहाल तो फिर हमने उनकी मशीनों को ज्वाइन करा दिया, किसके ऊपर, एडी के ऊपर। उनकी लिनक्स की कुछ उन्होंने डेटाबेस वालों ने नहीं दी, बोला नहीं यार इसको नहीं करना, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी 70-80% मशीन जो है वो हमने डोमेन से ज्वाइन करा दी, एक्टिव डायरेक्टरी से। अब अगर कोई भी यूजर आएगा उसका अकाउंट बनेगा एक्टिव डायरेक्टरी में, वही अकाउंट वो विंडोज की मशीन पे भी इस्तेमाल करेगा, विंडोज के सर्वर पे भी, लिनक्स के सर्वर पे भी, लिनक्स की जो है वो अपने डेस्कटॉप पे भी, जहां जहां वो जाएगा उसका वही एक अकाउंट होगा, वही उसका एक पासवर्ड होगा, और वो सब जगह पे जो है वो यूज कर रहा होगा। ये इसका बेनिफिट है। एडी से जो मैन करते यूजर ऑथेंटिकेशन के अलावा और भी एडवांटेजेस है? फॉर एग्जाम्पल कैसे एडवांटेजेस, क्या बताओ ना। अब देखो पॉलिसीज की इन्होंने बात की है, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि विंडोज स्पेसिफिक होती हैं, वो इसमें नहीं लगेंगी, ठीक है। कुछ पॉलिसीज विंडोज स्पेसिफिक हैं, जैसे मैं ये चाहता हूं कि इस कंप्यूटर पे यूएसबी की पॉलिसी लगा दूं, तो कंप्यूटर पे यूएसबी की पॉलिसी लग जाएगी, यूजर पे यूएसबी की पॉलिसी लग जाएगी। यूएसबी कौन सी वाली पॉलिसी, समझ रहे हो, यूएसबी की पॉलिसी होती है ना। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि विंडोज में आप कहोगे यार, मिसाल दे रहा हूँ, विंडोज में आप ये कहोगे यार डेस्कटॉप चेंज हो जाए, जो आप ग्रुप पॉलिसी से करते हो, तो वो इस पर नहीं लगेगी। कुछ पॉलिसीज लग जाएंगी लेकिन कुछ पॉलिसीज नहीं लगेंगी, क्योंकि विंडोज को पता है कि डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज को उसकी कमांड पता है, वो चीज इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। यूजर का पासवर्ड, हाँ पासवर्ड ये होता है कि 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर मैं वहां से कह दूं कि भाई पासवर्ड जो है वो 30 दिन में एक्सपायर हो जाए, तो पासवर्ड 30 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें पॉलिसीज जो आप वहां बनाओगे वो इसमें अप्लाई होंगी, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं अप्लाई होंगी, नहीं चलेंगी। वो सारी नहीं चलेंगी जो विंडोज स्पेसिफिक हैं, जो जर्नल है वो अप्लाई हो जाएंगी, जो विंडोज स्पेसिफिक है वो नहीं होंगी। जैसे मैं वहां जाऊं और पासवर्ड की पॉलिसी वो कर दूं, तो पासवर्ड की पॉलिसी जाहिर नहीं होगी। मैं वहां जाऊं और वहां जाके बोलूं कि भाई एक ऑप्शन होता है ना कि किस यूजर को किस मशीन पे लॉगिन करना है, वो लगा दूं, वो आप वहां भी कर सकते हैं, और उसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी था। कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिएगा जरा। मैं यहाँ गया REALM रियलम, और इसमें एक ऑप्शन है परमिट करने का, इसमें एक ऑप्शन है डिनाई करने का। मैंने डिनाई कर दिया। क्या डिनाई किया, REALM रियलम डिनाई ऑल। इसका मतलब है कि कोई भी यूजर इसके ऊपर लॉगिन ना कर सके, एडी का कोई भी यूजर इस पर लॉगिन ना कर सके। अब मैं आया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करो, ऐसा करो कि पूरे एडी के सारे लोग नहीं, जो कम से कम लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तो लॉगिन करें। क्या करूं भाई, यूजर का नाम क्या है, पी खान। इसको तो परमिट दे दो। ये तो मेरा कौन है, टी, और उस वाले को नहीं दो, सिर्फ इसको दो पी खान को। तो अब मैंने सारे यूजर्स को डिनाई कर दिया, कोई भी इसके ऊपर लॉगिन नहीं करेगा। जो एडी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगर रेडिट की मशीन पे आके अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए डिनाई है। लेकिन जिसको परमिशन दी है वो कौन सा है भाई, और परमिशन देते हुए -V भी लगा दिया, ये देखने के लिए कि परमिशन में क्या कोई ऑप्शन आता है, कोई डिटेल बताता है, क्या बताता है। V का मतलब है वर्बोस,
लिनक्स में कमांड में असल में अगर आप ये लगा दें तो बता रहे बस इस सर्विस को मैंने रीस्टार्ट किया है और इस सक्सेसफुली चेंज परमिटेड लॉगिन फॉर रियल एम, बोला मैंने ये काम कर दिया है। जी भाई, ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिखा। क्या मतलब? ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर 100 यूजर है। हाँ, सिस्टम सपोर्ट के, आईटी सपोर्ट के, अब उनको मैंने अलाउ करवाना है इसके लिनक्स के अंदर। इसमें ग्रुप का नहीं है? मुझे दिखा नहीं बस दिखा नहीं। हाँ दिखा, ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें नहीं है। वो करना क्या बोलते हैं उसे, ऐसे करना ना, MAN मैन, REALM रियल एम। बोले यार इसमें ग्रुप का ऑप्शन तुम लोगों ने नहीं दिया यार, ये कुछ ऐसा तो नहीं करो ना यार, ग्रुप का भी तो ऑप्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना ग्रुप का यार। ना सर बता रहे हैं कंप्यूटर का OU, कंप्यूटर का नाम, सारे ऑप्शन देगा भाई। अगर जो है वो क्या लिखा है, कहीं ग्रुप का नाम आ रहा है? आ रहा है? देखो ये जो हेल्प होती है ना, इस वाली हेल्प में ये थोड़ी सी जो है ना, ये थोड़ी सी हेल्प होती है ऐसी। ज़रूरी कमांड दे दी इसमें, मैंने मैन कर लिया। अब मुझे किसी ग्रुप को अलाउ करना है तो मैंने बोला भाई एक ग्रुप है, उसका नाम क्या है, -G, उसका नाम है, बताओ कोई ग्रुप, IT फॉर एग्जाम्पल, SUPPORT, IT सपोर्ट। तो बोला तुम इस तरह करते हो क्या? बोला हाँ ग्रुप भी करेंगे, जो तुम सोच सकते हो वो हो सकता है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखो। इस IT सपोर्ट के ग्रुप के जितने भी यूजर होंगे वो लिनक्स की इस मशीन पे लॉगिन कर लेंगे। वहाँ पर होगा तो ही ऐड होगा, वहाँ पर होगा, अगर वहाँ पे ये फाउंड नहीं होता तो वो गलत ग्रुप डालते हैं, तो यहाँ पर मना कर देगा। तुम्हारे सामने मना किया कि IT सपोर्ट का ग्रुप है वहाँ पे क्या? वहाँ पे है, नहीं, इसको ये पता है, इसको ये पता है, नहीं, सुनो, इसको ये मालूम है कि जो कमांड लिख रहा है ना ये कौन है ये लिनक्स का रूट है, एक बात। दूसरी बात ये कमांड लाइन कर रहा है, तो जब रूट है और कमांड लाइन काम कर रहा है तो जो ये कहेगा मैंने वो कर देना है बस। हाँ, ये आपसे आप बोलोगे ना मशीन को शट डाउन कर दो तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू, समझ रहे हो? इसका मतलब ये उसको पता है जो सामने बैठा हुआ लिनक्स कमांड लाइन चला रहा है ये, तो इसलिए आपको भी जब ये आपको कंप्यूटर समझ रहा है कि ये सामने बैठा हुआ ये बड़ा ही, तो आपको भी जो है ना वो वेरीफाई कर देते हैं, अगर गलत डालते हैं ना, हाँ। वो कहते हैं कि नहीं ये AD में प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई नहीं करता, इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं होता, मतलब समझ गया। मुझे नहीं पता ना यार। अच्छा भाई दूसरी बात की, इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछो, मैं इसको बंद कर। जी अगर कोई यूजर हम एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड करना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ विदाउट रूट की कमांड कर सकेगा या नॉर्मल? अच्छा, इन्होंने सवाल ये किया है कि देखें उसका जो ऑप्शन मुझे मालूम है मैं वो आपको बता देता हूँ, मशीन स्टार्ट हो जाए। इन्होंने कहा है कि भाई ये एक यूजर है जिसका नाम है पप्पू खान, अगर मैं इसको राइट माउस क्लिक करूं और राइट माउस क्लिक करके इसको मेंबर बना दूं किस वाले ग्रुप का, DOMAIN, डोमेन एडमिन का, अगर फर्ज करो मैं इसको डोमेन एडमिन का मेंबर बना दूं, ओके ये ग्रुप का मेंबर बन गया डोमेन एडमिन। डोमेन एडमिन का मेंबर बनने का मतलब ये है कि ये थोड़ा पावर हो गई, आ गई इसमें, पावरफुल यूजर बन गया ये, ऐसे ही है। तो अब ये क्या लिनक्स के अंदर जब जाएगा, जब ये लिनक्स में लॉगिन करेगा तो क्या ये कौन है पप्पू खान, दोबारा मैं एग्जिट कर रहा हूँ और दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, P Khan @CLASSROM classroom.lab, इंटर, और पासवर्ड क्या था, कैपिटल P $$W0RD123। अब मैंने इंटर कर दिया, अब मैं यहाँ आ गया UMI तो P Khan। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sudo, एक नया यूजर ऐड कर दो जिसका नाम होगा उमर, ये इस मशीन में एक यूजर ऐड कर दो। तो देखते हैं जवाब में क्या दे रहा है। कह रहा है भाई तुम इसका पासवर्ड बताओ, मैंने पासवर्ड दे दिया। क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? उसने कहा कि जनाब दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, तुम जो ये काम कर रहे हो तुमको ये राइट्स नहीं है कि तुम ये काम करो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये काम करना है तो उसके लिए तुम अपने रूट को बोलो
लोकल मशीन के रूट को बोलो, जो मुझे मालूम है वो बता रहा हूँ, वैसे उसके लिए उसका भी ऑप्शन होता है लेकिन आसान ऑप्शन बता रहा हूँ। तुम अपने अपने सिस्टम पे जाओ और उसके अंदर जाके जहाँ पे रूट की एंट्री हुई हुई है वहाँ जाके जो है ना बस इसको यूज़र को ऐसे दे दो पी खान। 2 तरीके होते हैं इसके लिखने के, हम जो तरीका लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको बोलो कि भाई ये क्या कर ले, ये मैंने एंट्री कर दी, ये एंट्री करके सेव कर दिया। अब ये मेरा यूज़र जब मैं जाऊँगा यहाँ पे और इससे वो काम लेने की कोशिश करूँगा जो मैंने इसको पहले कहा था करने को, तो ये मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा और ये इस काम को जो है वो अब ये इस काम को कर दिया करेगा। अब जब भी मैं उसको बोला करूँगा यूज़र को ऐड करो या यूज़र को डिलीट करो तो अब ये काम कर दिया करेगा। ये इसका एक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कुछ भी ना करूं, इसमें ये सेटिंग ऑटोमेटिकली भी हो सकती है। गौर करना मेरी बात पे, इसमें ये सेटिंग ऑटोमेटिकली भी हो सकती है कि जब एडी का यूजर लॉगिन करे तो बाय डिफॉल्ट, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, बाय डिफॉल्ट इसका जो मेंबर हो वो क्या हो, वो क्या हो, इसका जो मेंबर हो वो हो व्हील का ग्रुप। देखो ग्रैब WHEEL व्हील ETC ग्रुप, ये इसका डिफॉल्ट मेंबर हो, क्योंकि व्हील के ग्रुप का जो मेंबर होता है वो सारे काम कर सकता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको। ग्रैब WH व्हील ETC SUDOERS, सूडवर्ड्स की फाइल में व्हील को जो है वो सारे राइट्स होते हैं। क्या लिखा हुआ है, अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। तो व्हील एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे मेंशन होता है। हमें VI sudo में आके एंट्री करना पड़ेगी, एंट्री करना पड़ेगी। हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ऐसा काम हो कि हमारा डोमेन जब ज्वाइन हो जाए तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर ले। किसको, व्हील के ग्रुप को भी, उसका मेंबर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सूडवर्ड्स के राइट्स उसके पास आ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप इस काम को भी कर सकते हैं। जी, कोई और बात? आपने कमांड हाँ, वो दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो डोमेन ज्वाइन था मेरा, इसको मैंने कहा कि भाई क्या कर दो, REALM और लीव कर दो -v, और कौन सा डोमेन था, CLSSRMM classroom.lab, इसको अनज्वाइन कर दो। उसने अनज्वाइन करने में क्या काम किया भाई, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं क्या किया उसने, ये देख लें। रिमूव की एंट्रीज उसने कौन सी फाइल में से, कहाँ से, इस वाली फाइल में से उसने जाके ये कमांड चलाई, ये कुछ एंट्रीज उसने ख़त्म कर दी। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसने रिमूव कर दी। ठीक है, और जो काम सर्विस को उसने डिसेबल कर दिया, ये वो सारे काम हैं जो उसने सक्सेसफुली अनइनरोल्ड कर दी मशीन फ्रॉम RealM। ये सारे काम उसने कर दिए, हमें बता दिया कि ये काम मैंने कर दिया। इसका मतलब है हमारी मशीन, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी मशीन जो है वो क्या नहीं करेगी। अब अगर मैं इसको लॉगिन करने जाऊंगा तो ये मुझे लॉगिन करने नहीं देगी। PKHAN Khan @CLASSRMM classroom.lab। पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया उसने कैपिटल P $$W0RD123। अब मैं, क्योंकि मैंने उसे अनज्वाइन कर दिया है, अब मैं वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ जो कि जिससे लॉगिन हुआ करती थी, तो अब ये मशीन लॉगिन नहीं होगी। अच्छा, अब जब ये लॉगिन नहीं होगी तो मैं क्या करूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक मशीन और भी है जिस मशीन के ऊपर क्या बना हुआ है। अच्छा, ये एक लिनक्स ही की मशीन है, ये लिनक्स ही की मशीन है, और लिनक्स का फ्लेवर कौन सा है, SUSE। ये लिनक्स का फ्लेवर है, वो जो जिस पे हम काम कर रहे थे वो रेड हैट है। अच्छा,
इसका एडवांटेज क्या है हमें कि ये हमें ये अलाउ करता है कि आप सारे काम GUI कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्या कर रहा हूं, जरा वो देखें।